टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड, डायरेक्टली हम लोग यूपी शिक्षक भर्ती के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में अगर हम लोग आगे बढ़े फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे फ्रेंड सेशन को, ताकि हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। ठीक है, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। ये पूरा का पूरा सेशन इन सभी लोगों को समर्पित जिन्होंने इस सेशन के अंदर में अपनी अपनी एनर्जी दी है। हाथ ऊपर करके एक बार बता भी देंगे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है। चलिए, सुरेंद्र त्यागी बोल रहे कि गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या, लेकिन गणतंत्र दिवस है ही नहीं, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या है। ये गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या 26 जनवरी के एक दिन पहले वाली रात को बोलते हैं। चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों का फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं? ठीक है, तो लोकसभा के सदस्य होते हैं केवल किसमें? तो संसदीय समिति में केवल लोकसभा के सदस्य की बात करेंगे हम लोग। तो अलग अलग संसदीय समिति होती है। संसद में आप लोग जो कामकाज देखते हो, ठीक है, सांसद बैठे हुए हैं, बहस हो रही है, केवल उतना ही काम नहीं होता संसद के अंदर में। संसद में बहुत सारे काम होते हैं। जो बिल पर चर्चा हो गई है उस पर अगर और गहन विचार विमर्श करना है, रिसर्च करनी है, तो संसद की समितियां होती है अलग अलग। तो ऐसी ही फ्रेंड्स संसदीय समिति एक है जिसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के नहीं होते। वो है आप लोगों की एस्टीमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति। इसके अंदर में मेंबर्स कितने होते हैं ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर में। जल्दी से बताइए, प्राक्कलन समिति के अंदर में कितने मेंबर्स होते हैं? ठीक है, तो प्राक्कलन समिति या एस्टीमेट समिति जो कि जितने भी सरकारी खर्चे हैं और इन सारी चीजों का एस्टिमेशन और सारे हिसाब किताब रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें 30 लोग होते हैं, सारे के सारे लोकसभा से ही होते हैं। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि संसद की सबसे बड़ी, ठीक है, समिति कौन सी है? ये क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर में। कितने लोगों को याद है? बहुत सारे यूपी के एग्जाम्स के अंदर में आ चुका है, केवीएस के एग्जाम के अंदर में पूछा जा चुका है। सबसे बड़ी समिति कौन सी है? एस्टीमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है। इसका अध्यक्ष जनरली, ठीक है, इसका जो अध्यक्ष होता है जनरली विपक्ष से होता है। ये याद रखना आप लोगों ने, विपक्ष का कोई तो भी एक व्यक्ति होगा, जनरली विपक्ष को ये इसके अध्यक्ष पद की जो है जिम्मेदारी दी जाती है एस्टीमेट कमेटी की। ये याद रखना है आप लोगों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो आपको बता रहा हूं, 30 लोग हैं, सारे के सारे लोकसभा से, ठीक है, और सबसे बड़ी समिति, अध्यक्ष जनरली विपक्ष से होता है। चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत महासागर के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, प्रशांत महासागर के बारे में आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड्स कि इधर साइड में इसके एशिया है, ठीक है, इधर साइड में नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, इधर में ऑस्ट्रेलिया और यहां पर में साउथ अमेरिका। ओके, तो 4 महाद्वीपों को टच करता है ये, एशिया को, ऑस्ट्रेलिया को, नॉर्थ अमेरिका को, साउथ अमेरिका को। एक रफ जो है आइडिया आप लोगों के दिमाग में आते रहना चाहिए। जब आप पढ़ लेते हो ना अच्छे से, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, तो रफली भी आप दिमाग के अंदर में लेकर आप आते हो उसको। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, मारियाना ट्रेंच के बारे में अगर आप लोगों ने कभी सुना हो, समुद्र के अंदर में गहरा पॉइंट, ठीक है, सबसे गहरा पॉइंट मारियाना ट्रेंच, ठीक है, ये कहां पर में लोकेटेड है? ये आपको पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में ही मिलेगा। तो कभी भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सबसे गहरा पॉइंट कहां पर में लोकेटेड है, तो प्रशांत महासागर में मारियाना ट्रेंच। और वो जो पॉइंट है ना, देखिए मारियाना ट्रेंच तो पूरा ये एरिया को बोलते हैं। उस एरिया में जो सबसे गहरा वाला पॉइंट है, जो सबसे गहरा पॉइंट है, ठीक है, उसको चैलेंजर डीप कहा जाता है। उस पॉइंट को चैलेंजर डीप। तो मारियाना ट्रेंच के अंदर में सबसे गहरा वाला पॉइंट है चैलेंजर डीप, प्रशांत महासागर के अंदर में। मारियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में है। मारियाना ट्रेंच का सबसे गहरा वाला ट्रेंच है, वो पूरा का पूरा एरिया मारियाना ट्रेंच कहलाता है। और वो जो पॉइंट है जो सबसे गहरा है, उसको चैलेंजर डीप कहा जाता है। ठीक है, तो ये सही है आप लोगों का, ये भी सही है, ये भी सही है। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन, सबसे बड़ा ओशियन है, ये भी बात बिल्कुल सही है आप लोगों की। मुझे जो है फ्रेंड्स 5 ओशियंस, उनको बढ़ते से छोटे क्रम में लगाइए आप लोग, जल्दी से बताइए मुझे, बढ़ते से छोटे क्रम में। अब पैसिफिक ओशन की जब मैं बात करूं तो क्या ये ओवल शेप का है, अंडाकार है? नहीं, ठीक है, ये सर्कुलर शेप का है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो ये सर्कुलर शेप का है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, सर्कुलर शेप में है, ना कि अंडाकार शेप के अंदर में, ओवल में नहीं, सर्कुलर शेप के अंदर में है। ओके, चलिए, तो हमने जो देखा फ्रेंड्स, एक बार जल्दी से रिवाइज कर ले, कौन कौन से महाद्वीपों को टच करता है जल्दी से। ये देखो 4 महाद्वीप आपको दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर में। 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। ठीक है, सीता कुमारी ने बहुत बढ़िया पैसा जो ट्रिक मैंने बताई थी वो याद कर ली है, ठीक है, वो लिख भी दिया है। यहाँ पर मैं बहुत सारे बच्चे जैसे मैं देख पा रहा हूँ पैसा वो ट्रिक बता रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है, मैं जो बच्चों को नहीं पता उनको बता भी देता हूँ। उससे पहले प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, ठीक है, सर्कुलर शेप का है। अब जो ये पैसा ट्रिक है फ्रेंड जो हमने देखा था, ये देखिए आप लोग इस तरीके से, PAISA, ठीक है, पैसा, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, पैसिफिक सबसे बड़ा है। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने, पैसिफिक। फिर आता है दूसरे नंबर पे, बहुत इंपॉर्टेंट, अटलांटिक महासागर, प्लीज याद रखिएगा आप लोग, अटलांटिक।
अटलांटिक महासागर जो है फिर आता है। थर्ड नंबर पे आता है इंडियन ओशियन, एकमात्र ओशियन जिसका नाम किसी देश के ऊपर में रखा गया है, इंडियन ओशियन। ठीक है, फिर आता है आपका सदर्न ओशियन, सदर्न, ठीक है, सदर्न। ये सदर्न ओशियन का एक और नाम है, जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे जल्दी से, सदर्न ओशियन को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर आता है सबसे छोटा, ठीक है, अंटार्कटिक, ठीक है, यहां पर में आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन सबसे छोटा वाला आर्कटिक। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना था। मैं आप लोगों को बता दूं कि पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और ये सदर्न ओशन। सदर्न ओशन कहां पर में पता है आप लोगों को, ठीक है, अंटार्कटिका के पास में, दक्षिणी ध्रुव के पास में, अंटार्कटिका को घेरे हुए है ये। अंटार्कटिक ओशन भी बोला जाता है इसको, अंटार्क, ठीक है, टिक ओशियन के नाम से भी इसको जाना जाता है, सदर्न ओशियन को। ये भी प्लीज याद रख लीजिएगा, आप लोग एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। इसी वजह से मैंने आपको बता दिया सारी चीजें। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप सभी लोग, ताकि ऐसी एनर्जी के साथ में मैं आपको पढ़ाता रहूं। ठीक है, और जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे आप लोग ऐसी एनर्जी के साथ में पढ़ने के लिए। तो ये प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। ठीक है, अटलांटिक ओशन जो है इसका आकार जो है एस शेप का है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ, ये याद रखना आप लोगों ने। अटलांटिक ओशन का आकार एस शेप का है और पैसिफिक ओशन का सर्कुलर शेप का। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। उससे पहले आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो, ये आप लोगों का सदर्न ओशन है, नीचे में सदर्न ओशन अंटार्कटिका के पास में, इसी वजह से इसको अंटार्कटिक महासागर बोलते हैं। और सबसे छोटा वाला कौन सा है, आर्कटिक ओशन, आर्कटिक महासागर। ओके, चलिए। अच्छा, सबसे गहरा पॉइंट क्या बताया था मैंने आप लोगों को, सबसे गहरा पॉइंट, ठीक है, सबसे गहरा पॉइंट क्या है, मारियाना ट्रेंच। ओके, तो मारियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में। लेकिन अगर आपसे इंडियन ओशियन का सबसे गहरा पॉइंट पूछ लिया जाए तो क्या होगा आप लोगों का, जावा ट्रेंच। ये याद रखना है आप लोगों ने, जावा ट्रेंच इंडियन ओशियन का सबसे गहरा पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे गहरा पॉइंट जो है ये यहां पर में कौन सा है, जावा ट्रेंच इंडियन ओशियन का। ये याद रख लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। अब ये गहराई ऊंचाई वाली बात आ रही है, सबसे ऊंचा पॉइंट अभी किसी ने लिखा था माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, तो उसके ऊपर में एक शेर अर्ज किया है कि ना मैं पर्वत की ऊंचाई से डरता हूं, ना मैं पेड़ ना पेड़ों की शाखों की लंबाई से डरता हूं, समंदर पार करना तो चुटकियों का काम है। ठीक है, चाहे कितना भी गहरा मारियाना ट्रेंच क्यों ना हो जाए, समंदर पार करना तो चुटकियों का काम है, पर तेरी झील सी आंखों की गहराई से डरता हूं। ठीक है, तो वो ये मारियाना ट्रेंच से भी ज्यादा गहरी गहरी उसकी आंखें, पता नहीं क्या कैसे क्या है उसके अंदर में, ब्लैक होल टाइप की आंखें होंगी शायद से, काली काली। ओके, जिसकी गहराई नहीं नापी जा सक रही, वो शायर जो है उसने कवि की कल्पना देखी है आप लोग। चलिए, तो मारियाना ट्रेंच और जावा ट्रेंच से भी ज्यादा गहरी है शायद उसकी आंखें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसने मुख्य रूप से पश्चिम भारत में डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है, डेक्कन ट्रैप। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये देखिए हमारा भारत मान लीजिए यहाँ पर में, और ये यहाँ पर में डेक्कन ट्रैप आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, काली मिट्टी यहाँ पर में आपको बहुत सारी मिलती है। किससे हुआ है डेक्कन ट्रैप का निर्माण। ठीक है, तो डेक्कन ट्रैप का निर्माण किससे हुआ है, तो डेक्कन का पठार, इसमें आप लोगों को बेसाल्ट रॉक मिलेंगी। प्लीज ये याद रख लीजिए आप लोग, हमारे भारत का कौन सा हिस्सा है जो बेसाल्टिक रॉक से बना है, बेसाल्ट चट्टानों से बना है, तो ये डेक्कन का पठार या डेक्कन ट्रैप जो है ये बना है। ये याद रखना आप लोगों ने। ये लावा का जो फ्लो हुआ था, ठीक है, एक समय पहले, बहुत साल पहले, ठीक है, जब हमारे पेनिनसुलर प्लेटू का मूवमेंट हो रहा था ऊपर के तरफ में, आपको याद आ रहा है, कितने लोगों को याद है कि गोंडवाना लैंड से टूटा था ये भारत का ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये हिस्सा भारत का टूटा था गोंडवाना लैंड से, और फिर ऊपर की तरफ में जब आ रहा था तो आते समय जहां पर में रीयूनियन आइलैंड्स है हिंद महासागर में, उस जगह से जब वो पास हो रही थी टेक्टोनिक प्लेट्स, तब यहां पर में कुछ वोल्केनिक एक्टिविटी हुई जिसकी वजह से इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो लावा फ्लो होने की वजह से बेसाल्ट का निर्माण हुआ है। ठीक है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बेसाल्ट, और इसी की वजह से यहां पर में काली मिट्टी भी बनी है। ओके, तो भारत में डेक्कन ट्रैप जो है वो बेसाल्ट और लावा फ्लो से बना है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से। यहाँ पर मैं आप देख सकते हो, ये है डेक्कन ट्रैप। ठीक है, डेक्कन ट्रैप, काली मिट्टी बहुत ज्यादा पाई जाती है यहाँ पर में, बेसाल्टिक रॉक से बना है ये। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। वैशेषिक दर्शन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मैं आपको सारे याद करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए चैलेंज एक्सेप्ट करते हो आप लोग। एक इसके ऊपर में जोड़ियां मिलाने वाला क्वेश्चन भी था, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर वो भी हम लगा दे यहाँ पर में तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो टीम मुझे बता रही है कि ऑलरेडी लगा दिया है सर। देखिए, आप लोग जितना ज्यादा रिस्पॉन्स करेंगे उतना ज्यादा जो है टीम भी रिस्पॉन्स करते रहेंगे आप लोगों के लिए। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं वैशेषिक दर्शन, ठीक है, मैं आपको पहले याद करवा देता हूं सारा का सारा, फिर उसके बाद में आप सारे मुझे बताना आप लोग। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, वैशेषिका दर्शन, ठीक है, वैशेषिक दर्शन या वैशेषिका दर्शन जो है, मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, शिखा। तो ये शिखा जो है ना फ्रेंड्स, किसी की ननद है, शिखा नाम की लड़की है जिसकी ननद है, किसी की ननद है वो।
ठीक है, और ननद से बनता है कनद। तो ऋषि कनद जो है उन्होंने वैशेषी का दर्शन दिया था। तो देखो वैशेषिक दर्शन या वैशेषी का दर्शन, ठीक है, लड़की है शिखा नाम की, वो ननद है किसी की, तो कनद। ठीक है, अब देखो हम लोग जो है फ्रेंड्स क्या करते हैं, हमेशा गौतम बुद्ध को न्याय का प्रतीक मानते हैं। वैसे ये अलग है, ये ऋषि गौतम अलग है, प्लीज याद रखना आप लोग, ये ऋषि गौतम और गौतम बुद्ध अलग है। लेकिन जस्ट हमको क्या, अपन को तो पानी निकालना है सिर्फ, वो एक मूवी का डायलॉग था ना, तो अपन को क्या, अपन को तो सिर्फ नंबर लेकर लेना है यहाँ से। तो यहाँ पर मैं देखिए न्याय दर्शन जो है गौतम, अच्छा योगा बाबा रामदेव वाला पतंजलि, ठीक है, तो चलो उससे याद हो जाएगा आपको पतंजलि। योग दर्शन जो है पतंजलि जी ने दिया था। संख्या, देखो कपिल देव को अगर आप जानते हो तो उसने बहुत सारी संख्या में विकेट ली है, बहुत संख्या, 500 से भी ज्यादा विकेट ले लिए मान लो आप, ठीक है, तो बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने विकेट उड़ाए थे। तो कपिल संख्या दर्शन, ठीक है। वेद व्यास जी वेदांता, वेद व्यास वेदांता, वेद वेदांता याद हो जाएगा आप लोगों को, वेद व्यास जी। अब मम्मी, आपकी मम्मी और आपकी मौसी, ठीक है, दोनों आपको जैम खिलाती है, जैम, वो होता है ना अमीरों के चोचले, क्या रहता है वो, बटर और वो सब जैम वगैरह लगा के आप खाते हो सुबह सुबह, पता नहीं यार, अपन लोग को तो पोहा खिला के भिजा देते थे ऐसी, ठीक है, या चाय तो डुबा के खा के चले जाते थे। मीमांसा जो है फ्रेंड्स जैमिनी, ठीक है, मम्मी और मौसी दोनों मिलकर, देखिए इतना लाडला बच्चा है जैमिनी, उसको जैम खिला रही है, ठीक है, मम्मी और मौसी दोनों मिलकर जैम खिला रही है इसको, ओके, तो ये याद रख लेना आप लोगों ने। वैशे शिखा, शिखा किसी की ननद है इसीलिए कनद है। न्याय जो है वो गौतम बुद्ध के पास जाकर मिलेगा, वैसे ये गौतम बुद्ध अलग है और ऋषि गौतम अलग है, याद रखना है। योगा बाबा रामदेव वाला पतंजलि, ठीक है। संख्या, कपिल देव ने बहुत सारी संख्या में विकेट लिए थे। वेदांता वेद व्यास जी, ठीक है, वेदांता, ठीक है। मम्मी और मौसी दोनों जैम खिला रही है आपको, ठीक है, ऐसे आप लोग याद रख सकते थे इसको, ओके। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं वैशेषी का दर्शन जो है वो किसने दिया ये बताएंगे आप लोग, और बाकी लोगों का भी आप लोग कमेंट के अंदर में जल्दी से कर दीजिए। अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, और अगर आप टीचिंग परीक्षा के कोर्सेज के साथ में जुड़ना चाहते हो फ्रेंड्स, तो नीचे में जो नंबर चल रहा है उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो, ठीक है। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इंडिपेंडेंस डे सेल चल रहा है, आपका फ्रीडम डे सेल आपको, ठीक है, फ्लैट 75% ऑफ, ये बिगेस्ट एवर सेल है। आपको कूपन कोड इंडिया यूज करना है, आप देख सकते हो नीचे में दिख भी रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो जो नंबर चल रहा है उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप, इंडिया कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए वैशेषिक दर्शन, ठीक है, शिखा किसी की ननद थी तो कनद थी। कपिल जी ने संख्या में बहुत सारी संख्या में विकेट लिए हैं तो संख्या दर्शन। पतंजलि तो योगा वाले हैं, योगा से होगा, ठीक है। गौतम जी के पास में जब जाएंगे तो न्याय मिलेगा। बस याद हो गया, खत्म होगी बात। कितने लोगों को याद हो गया, लिख सकते हो कमेंट में सारे लोग, जल्दी से बताइए अगर लिख सकते हो तो जल्दी से। देखिए मैं अपना पूरा 100% डाल दे रहा हूं, पूरी एनर्जी मैंने डाल दी है इसके अंदर में, इस सेशन के अंदर में, ओके। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी दबा के शेयर मार देंगे, हर एक बच्चा, ठीक है, एक एक दो दो तीन तीन चार चार ग्रुप के अंदर में जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे इस सेशन को, ठीक है, हर एक बच्चा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत में सिपाही विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। अब मैं आपको सारी चीजें बताता हूं, यहां पर मैं सारी घटनाएं बताता हूं। यहां पर मैं हुआ क्या था कि तारीख थी 9, ठीक है, मई, ठीक है, 9 मई की तारीख थी 1857 की। मेरठ के अंदर में कुछ लोग जो है वो ड्रिल कर रहे थे। ड्रिल मतलब वो ढड़ 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 ड्रिल वाला ड्रिल नहीं, दीवार में गड्ढा करने वाली, ठीक है। ये ड्रिल कौन सी थी आप लोगों की, जो प्रैक्टिस करते हैं, मॉक ड्रिल प्रैक्टिस, ठीक है। तो नई एनफील्ड राइफल आई थी। अब उसमें आरोप यह था कि वो जो एनफील्ड राइफल है उसका जो कार्ट्रिज था, मतलब ऐसा मुंह से फाड़ना होता था, बारूद और छर्रा होता था उसमें, फिर ऐसा उसमें डालना होता था, ठीक है, और फिर वो डंडे से ठोसो और फिर बाद में गोली मारो, ठीक है। तो वो जो फाड़ने वाली प्रोसेस थी, जो कार्ट्रिज था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें ऐसा आरोप लगाया था कि गाय और पिग का ग्रीस लगा हुआ है, ठीक है। तो 9 मई 1857 को 85 सिपाहियों को, 85 जो सिपाही थे, ठीक है, सिपाही थे, उन लोगों को क्या किया गया फ्रेंड्स, यहां पर में सजा दे दी गई, 10 साल की सजा सुना दी गई। देखो सजा कब सुनाई गई थी उनको, 9 मई 1857 को। उसके अगले दिन, ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप लोग, उसके अगले दिन 10 मई को जो सिपाही बाहर थे 1857 में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि इसकी भैंस का अंडा हमारे साथियों को जो है वो डाल दिया तुम लोगों ने जेल में, और हमारे को भी जेल में डाल दोगे कल जाके अगर हम मना करेंगे तो 10 मई 1857 को जो बाहर जो सिपाही थे उन्होंने जेल पर हमला कर दिया मेरठ में ही, और अपने साथियों को छुड़ा लिया। अब मैंने क्यों इतनी बड़ी राम कहानी आपको सुनाई,
क्योंकि फ्रेंड्स यूपी के एक एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया कि 85 सिपाहियों को 10 साल की सजा कौन से तारीख को दी गई थी। बच्चों ने आंसर लगाया 10 तारीख, नहीं 9 तारीख को दी गई थी वो सजा, और उसके अगले दिन से फिर 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ 10 मई से। ये पॉइंट याद रखना आप लोगों ने। 10 मई को वो घटना घटी थी, मॉक ड्रिल करने से मना कर दिया था उन्होंने और 10 साल की सजा उनको सुना दी थी। अगले दिन जो है फ्रेंड्स मेरठ में फिर ये जब उनको छुड़ाने के लिए जब आंदोलन किया गया, या उनको छुड़ाने के लिए जब बाकी सिपाहियों ने पुलिस स्टेशन के ऊपर में हमला कर दिया, ठीक है, वहां से 1857 के विद्रोह की तारीख मानी जाती है। उसके बाद में ये लोग पैदल पैदल टुकड़ुक टुकड़ुक, मतलब पैदल पैदल ही, ठीक है, 11 मई को ये पहुंचते हैं दिल्ली बहादुर शाह जफर के पास में। बोलते हैं कि चीचा बात सुनो, ऐसा ऐसा हुआ है हमारे साथ में, वहां पर मैं पकड़ लिया था, 10 साल की सजा भी सुना दी थी हम लोगों को उन्होंने। तो चचा बोले ये तो बड़ा गलत हुआ। बहादुर शाह जफर बोले बच्चों क्या हुआ, तुम सही सलामत तो? उन्होंने बोले हाँ चचा सही सलामत है, बस अभी क्या करे, करके आ गए उधर में दंगा, अब चलो बिगुल फूकते हैं। पहले चचा तैयार नहीं थे, बहादुर शाह जफर पहले तैयार नहीं थे। क्यों? क्या उनके घुटनों में दर्द था? नहीं, वो तो बहानेबाजी थी। उनके घुटनों में दर्द है बेटा, तुम्हारी चाची बड़ी परेशान करती है, अब उम्र हो गई उसकी, फिर बस कहाँ जा रहे हो, बाहर जाऊंगा लड़ने के लिए बोलेंगे कि कहाँ जा रहे हो, अब एक और शादी करने जा रहे हो क्या, मतलब वो तैयार नहीं थे पहले। फिर बस सिपाहियों ने मनाया, नहीं चाचा देखो तुमको ही लीडरशिप लेनी पड़ेगी, ठीक है, तुम दिल्ली के सुल्तान हो, तुम मुगल सुल्तान हो, तुम्हारी लीडरशिप की बात है अलग। फिर बहादुर शाह जफर ने बोला बात तो सही है यार, अब क्या करे क्या करे, पहले डर रहे थे वो, नहीं कर मान रहे थे, फिर बाद में मान गए वो, ठीक है, फिर बाद में मान गए। तो 11 मई को दिल्ली पहुंचे थे। ये भी क्वेश्चन आया कि वो दिल्ली कब पहुंचे थे सिपाही, मेरठ से दिल्ली पैदल पैदल वो 11 मई को पहुंचे थे। ये याद रखना आप लोगों ने फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर, और ये बहादुर शाह जफर को ही बहादुर शाह 2 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, राजस्थान पटवारी के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं, ठीक है। बताइए जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और बहुत ही इजी वे के अंदर में आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। देखो शिखा किसकी क्या थी, शिखा जो है वो किसी की तो भी ननद थी, ठीक है, तो ननद थी, कनद है क्या भाई यहाँ पर में कहीं पे, ये मिल गया कनद, ठीक है। उसके बाद में न्याय पाना है तो गौतम बुद्ध के पास जाना पड़ेगा, ऐसा जस्ट मान रहे हम, ये ऋषि गौतम अलग थे, ठीक है, गौतम के पास में गए हम लोग। उसके बाद में भाई योगा से होगा पतंजलि, ठीक है, बाबा रामदेव का प्रचार होता जा रहा है योगा का, पतंजलि का उनका, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ओके। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स वेदांता, वेद व्यास जी, ठीक है। अब यहां पर में देखिए फ्रेंड्स आप लोगों का जो शंकराचार्य दिया हुआ है, ठीक है, ये एक जो है पॉइंट वेदांता शंकराचार्य, ये वाला आप लोगों का जो है वो टाइपो है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। न्याय का लगेगा गौतम के साथ में, वैशेषिका का लगेगा कनद के साथ में, ठीक है, और योगा का लगेगा पतंजलि के साथ में। वेदांत दर्शन जो है वो शंकराचार्य ने नहीं दिया था, ठीक है, वो दिया था आपका, ठीक है, वेद व्यास जी ने। तो प्लीज मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको सही कर लिया जाए। वो आपके लिए पेपर में क्या होता है कई बार वो ब्लर होता है, तो उसको टाइप करती है टीम, उसको बनाती है वापस से टेबल आपके लिए, ठीक है, तो उस समय में कई बार ये हो जाता है, तो प्लीज एक बार जल्दी से उसको सही कर देंगे। वेदांत दर्शन जो है वेद व्यास जी, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, वेद व्यास जी, ठीक है, वेद व्यास, ओके, महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा किया गया था, वेद व्यास, तो ये आप लोग लिख लीजिए, कमेंट में लिख दो आप लोग, चलो वेदांत दर्शन वेद व्यास जी के द्वारा किया गया था, दिया गया था, ना कि शंकराचार्य के द्वारा, ओके। चलिए तो ये उसके अंदर में टाइपो है, उसको आप लोग वो कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहां पर में इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, भारत में होम रूल लीग के बारे में कौन सा वाला कथन सही है, इसको चुनना है आप लोगों ने। होम रूल लीग, होम रूल लीग, होम रूल, होम होम का मतलब घर, रूल का मतलब शासन, लीग तो हमारा स्वशासन होना चाहिए, हमारे भारत में हमारा शासन होना चाहिए, उसके लिए लीग स्थापित की गई। तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 के अंदर में, ठीक है, एनी बेजेंट ने की थी, ठीक है, मद्रास में। देखो होम रूल लीग वैसे मैं आप लोगों को बता दूं ना यहाँ पर मैं 1916 में, ठीक है। चलिए तो 1916 के अंदर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है कि होम रूल लीग 2 जगह पे स्टार्ट हुई थी। एक स्टार्ट हुई थी आप लोगों की होम रूल लीग जो लोकमान्य तिलक ने स्टार्ट किया था, लोकमान्य तिलक ने, और एक किया था एनी बेजेंट ने। लोकमान्य तिलक ने किया था अप्रैल 1915 के अंदर में, 1916 के अंदर में, और एनी बेजेंट ने किया था सितंबर 1916 के अंदर में, सितंबर 1916 में। तो 2 होम रूल लीग स्थापित की गई थी, एक लोकमान्य तिलक के द्वारा और एक एनी बेजेंट के द्वारा। एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आया आप लोगों का यूपी पीटी के अंदर कि होम रूल लीग के नेता कौन थे, और 2 नाम दिए हुए थे उसके अंदर में, ठीक है, लोकमान्य तिलक और एनी बेजेंट दोनों, वो मोर देन वन ऑफ वो आंसर था उसका, ठीक है, ए एंड बी बोथ ऐसा वाला आंसर था। तो 1916 के अंदर में इन्होंने इसको स्टार्ट किया।
ओके 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने जो है होम रूल लीग की स्थापना की थी पूना के अंदर में, ठीक है, पूना में उन्होंने इसका हेडक्वार्टर बनाया था। और एनी बेजेंट ने जो है मद्रास में भी, अगर मैं स्पेसिफिक बात बोलूं तो मद्रास में अडियार नाम की जगह है, मद्रास के अंदर में भी अडियार, वहां पर मैं बनाया था, ठीक है। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही आप लोगों का, इसको जो है आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कि बोथ 1 and 2 आर ट्रू। ट्रू पूछा है आपसे, ठीक है। कितने लोग चाहते हैं इसका मैं एक एक्सटेंडेड वर्जन भी आप लोगों को बता दूं जल्दी से, ठीक है, जल्दी जल्दी से बता देंगे। केवल 21 लाइक दूर है हम लोग 500 लाइक से, तो जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे। अगर आप चाहते हो तो मैं इसके बारे में दो चीजें आप लोगों को बताना चाहता हूं एक्स्ट्रा, थोड़ा सा ध्यान से दे दीजिए, आप देख लीजिए आप लोग। 1916 के अंदर में ये दोनों होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है, अप्रैल और सितंबर के अंदर में, ठीक है। इसके 2 साल बाद 1918 में क्या हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। 1918 के अंदर में क्या हुआ फ्रेंड्स, ये जो होम रूल लीग थी, ठीक है, लोकमान्य तिलक वाली और एनी बेजेंट वाली, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, दोनों को मर्ज कर दिया गया था। तो दोनों को मर्ज कब कर दिया गया था, दोनों का एक दूसरे में विलय कर दिया गया था 1918 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का, इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी। नाउ फ्रेंड्स, अब यहां पर मैं देखिए आप लोग, इसके भी 2 साल बाद, ठीक है, ये ऑल इंडिया होम रूल लीग बन गया था, ऑल इंडिया होम रूल लीग बन गया था, ये अखिल भारतीय होम रूल लीग, ठीक है, मर्ज होने के बाद में। अब इसको 1920 के अंदर में गांधी जी इसके अध्यक्ष बनते हैं होम रूल लीग के, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, इसको मर्ज कर दिया, मर्ज विथ कांग्रेस, मर्ज्ड विथ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में कब मर्ज कर दिया गया था, 1920 में। प्लीज ध्यान से समझिए आप लोग, 1916 में 2 होम रूल लीग बनी, लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट, इनके नेतृत्व में 2 बनी, दोनों को मर्ज कर दिया गया 1918 में, ठीक है। और बाद में ये पूरा जो मर्ज वाला ऑल इंडिया होम रूल लीग था, इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस में मिला दिया गया 1920 के अंदर में, और होम रूल लीग मूवमेंट खत्म हो गया, क्योंकि कांग्रेस में मर्ज हो गई थी वो, ठीक है। चलिए, तो ये प्लीज ये याद रख लेना, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर में आप लोगों का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना 1915-16 में 2 होम रूल लीग, बेसिकली 1916 में ही हुई थी, ठीक है। तो 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के एग्जाम में आया 24 अगस्त 2021 के अंदर में, ठीक है। तो आप देख लीजिए फ्रेंड्स, किसके नेतृत्व में हुई थी, आपका आंसर क्या हो जाएगा, एनी बेजेंट, ठीक है, और लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक ने अप्रैल में की थी, ठीक है, और एनी बेजेंट ने सितंबर में 1916 के अंदर में, बस सिंपल सी बात है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15-16 इसलिए बोला क्योंकि वो प्रोसेस चल रही थी ना, उसकी बनाने की पहले से प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन स्थापना इनकी 1916 में ही हुई थी, ये याद रख लीजिएगा आप लोग, 1916 में स्थापना। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाउ दोआब और नदियों के संदर्भ में गलत युग्म का चयन कीजिए। दोआब, ठीक है, बारी दोआब, बिस्ट दोआब, रेचना दोआब। देखिए फ्रेंड, सिंपल सी बात है, ठीक है, अगर मैं बारी की बात करूं आप लोगों से, ठीक है, बारी, ठीक है, या रेचना, ठीक है, तो यहां पर मैं ना, इनके नाम के अंदर में ही कई सारे जगह पे दोआब छुपे हुए होते हैं इनके नाम के अंदर में ही, ठीक है। जैसे रेचना है ना यहां पर में, तो आप लोग याद रख लेना, ये रावी और चेनाब से मिलकर बना है, चेनाब से, रावी और चेनाब, इसको रेचना दोआब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, ये बारी, ठीक है, बारी ब्यास नदी है, ब्यास नदी, ठीक है, और यहां पर में रावी नदी। ओके, तो क्या ब्यास नदी रावी नदी के अंदर में मिलती है, ये आप लोग बताइए जल्दी से। मिलती नहीं है, लेकिन उनके बीच में एरिया तो है ना, ठीक है। मैं आप लोगों को मैप के थ्रू दिखाता हूं, यहाँ पर मैं, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, ध्यान से समझिए आप लोग, मैप के थ्रू समझिए आप लोग। यहां पर मैं आप लोग देखो, ये सतलुज नदी आ रही है, पहले सिर्फ इसको देखो आप लोग, ओके। ये यहां पर मैं एक चीज देखिए आप लोग, ये सतलुज नदी है, ठीक है, ये सतलुज नदी है, ठीक है, और ये है आपका ब्यास नदी। तो सतलुज और ब्यास के बीच वाले को बिस्ट नदी, बिस्ट दोआब बोलते हैं, बिस्ट दोआब। अब ध्यान से समझिए आप लोग, ये ब्यास नदी है और यहां पर मैं आप लोगों को रावी नदी दिख रही है, दोनों आपस में मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच का जो एरिया है उसको बारी दोआब बोला जाता है। दोनों आपस में नहीं मिल रही, लेकिन दोनों के बीच का जो एरिया है, ठीक है, उसको बारी दोआब बोलते हैं, बारी, ब्यास और रावी, ब्यास और रावी। अब देखो, रावी नदी है, ये रावी नदी है, और यहां पर में चेनाब नदी है, तो रेचना, रावी और चेनाब, रेचना दोआब बन गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर में ये चेनाब नदी है और ये झीलम नदी है, इसको बोला जाता है जेच दोआब। झीलम, जेच से, ज से झीलम और सीएच से चेनाब। देखो आप लोगों को यहीं पे बन गया। अच्छा, सिंध सागर देखिए आप लोग, झीलम नदी और सिंधु नदी के बीच वाले को सिंध सागर दोआब बोला जाता है। क्या आप लोग मेरे को मैं एक एक करके पूछूं आप लोगों से, आप लोग बताओगे मुझे, यहीं से देख के भी बता दोगे तो भी चलेगा आप लोग। चलो मुझे आप बताइए यहां पर में कि रेचना दोआब कौन से 2 नदियों के बीच में, आप लोग बताइए मुझे, ठीक है, जल्दी से स्पीड में, हर बच्चा कमेंट के अंदर में लिखेगा रेचना दोआब।
हजार लाइव के हम लोग पास में पहुंचते जा रहे हैं फ्रेंड्स। मैं चाहूंगा कि आप लोग हर एक बच्चा जल्दी से इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकता है शेयर कर देगा, ठीक है, ताकि हम लोग इसी तरीके से एनर्जेटिक वे में पढ़ते रहे। और टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोग फ्रीडम सेल का इस्तेमाल, आप लोग फ्रीडम सेल के लिए आप लोग जो है फ्रेंड जुड़ सकते हो। यहाँ पर मैं आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बाकी वो अलग एक स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, लेकिन जस्ट एटलीस्ट थंबनेल तो दिख ही रहा है, तो आप ठीक है, गुड। तो 75% फ्लैट ऑफ है आप लोगों के लिए इंडिपेंडेंस डे सेल, आप लोग उसका इस्तेमाल जरूर करिएगा। तो मुझे बताइए कि सिंध सागर दो आप कौन से दो नदियों के बीच में है? सिंध सागर, देखो सिंधु नदी, इंडस सिंधु नदी और झेलम नदी, इनके बीच में है सिंध सागर दोआब। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन के ऊपर में, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। बारी बारी, ठीक है, ब्यास और रावी, ब्यास, ब्यास को ही व्यास भी बोला जाता है, ब्यास बोलो व्यास बोलो एक ही बात है, ठीक है। रावी अलग अलग तरीके से लिखते हैं, पहला वाला सही है। बिस्ट, ठीक है, ब्यास और सतलज नदी के बीच में, ब्यास और सतलज, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद में रेचना, रावी और चेनाब के बीच में, ये भी सही है। आपका गलत क्या है? यहां तो सारे सही है, ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, तो गलत क्या है? कोई गलत नहीं है यहां पर में, सारे सही है, तो नन ऑफ दी अबव आंसर होगा। ये समझा क्या आपको? देखो सही सारे के सारे है ना, ये सारे सही है, गलत कौन सा है? एक भी गलत नहीं है, तो नन ऑफ दी अबव आंसर, सिंपल। अब आप मुझे बताएंगे सिंध सागर दोआब कौन से नदियों के बीच में है? सिंध सागर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक रायचूर दोआब भी बनता है, रायचूर दोआब, वो भी कमेंट करके बता दीजिए आप लोग, मैं थोड़ी देर में फिर आप लोगों को बताता हूँ रायचूर दोआब के बारे में भी, ठीक है। तो बिस्ट दोआब, बारी, रेचना, छेज, ठीक है, ये आपको सारा का सारा मिल जाएगा टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में भी और टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे भी। जो बच्चे पेड क्लास के अंदर में, उन लोगों को इमेज वाले सेक्शन में भी डाल देंगे इसको, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स अब देखिए, बाबर रूट, बाबरनामा इन टर्किश, तुर्की भाषा में लिखा था बाबर ने, बाबरनामा, ठीक है। बाबरनामा, बाबरनामा पढ़ी है आप लोगों ने कभी, या उसके बारे में सुना हो, या कभी उसका समरी वगैरह पढ़ी हो, ठीक है। तो बाबरनामा तुर्की भाषा में उसने लिखा था, ठीक है। और मुगल दरबार की राजभाषा तुर्की थी, ठीक है, तुर्की राजभाषा थी मुगल दरबार की। देखिए बाबरनामा जो है फ्रेंड्स, ये तुर्क भाषा में लिखी गई थी, ये बात सही है, ठीक है। बाबर ने बाबरनामा तुर्क भाषा में लिखी थी, ये सही है। लेकिन मुगल दरबार के अंदर में जो है मैक्सिमम समय राजभाषा तुर्की नहीं थी, मुगल दरबार की राजभाषा जो है फ्रेंड्स फारसी थी, ठीक है, फारसी, ये याद रखना आप लोगों ने, फारसी, जिसको आप इंग्लिश में पर्शियन बोलते हो, टर्किश नहीं थी, पर्शियन थी, पर्शियन, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। फारसी, पर्शियन थी। तो आंसर आप लोगों का यहां पर में क्या हो जाएगा? ये एक्सप्लेनेशन तो होगा ही नहीं अभी, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट, बी आर इज इनकरेक्ट, खत्म, सी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का सही हुआ? ये हाथ ऊपर करके बता दो मुझे एक बार जल्दी से, कितने लोगों ने सही लगाया है? चलिए गुड, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे, ठीक है। आपको बताना है दारा शिकोह ने किस शीर्षक के तहत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। अब देखिए फ्रेंड्स, उपनिषद, ठीक है, जो मेन उपनिषद है, वैसे उपनिषदों की टोटल संख्या तो फ्रेंड्स बहुत सारी है, ठीक है, लेकिन जो मेन उपनिषद है उनमें से जो है, जो मेन उपनिषद है 108 में से जो गिने चुने उपनिषद है, ठीक है, उनमें से इंपॉर्टेंट पार्ट को लेकर उन्होंने उसका अनुवाद किया था फारसी भाषा में, दारा शिकोह ने। दारा शिकोह कौन थे? दारा शिकोह शाहजहां का बेटा था, शाहजहां का बेटा था, ठीक है, शाहजहां का बेटा, ठीक है। दारा शिकोह औरंगजेब का बड़ा भाई, औरंगजेब ने इसको मरवा दिया था। तो दारा शिकोह ने किस शीर्षक के तहत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो सिर ए अकबर नाम उसने रखा था, उसका नाम सिर ए अकबर, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आता है, ठीक है, सिर ए अकबर। तो आंसर आप लोगों का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखेंगे आप लोग। दारा शिकोह ने सिर ए अकबर के नाम से जो संस्कृत में उपनिषद थे उसका फारसी भाषा में ट्रांसलेशन किया था, ठीक है। दारा शिकोह किसका बेटा था? ठीक है, किसका शहजादा था? मुगल शहजादा था। किसका शहजादा? शाहजहां का बेटा था और औरंगजेब का भाई था, ठीक है। चलिए, गलत युग्म का चयन करना है आप लोगों ने, कोई बात है क्या पगलो इसके लिए, ठीक है। छेमा युंगडुंग ग्लेशियर, छेमा युंगडुंग ग्लेशियर जो है वहां से सतलज तो नहीं निकलती, सतलज जो है फ्रेंड्स ये तो राकसताल से निकलती है। पेन चेंज कर लेते हैं नहीं तो मिट जाएगा फिर से। राकसताल, ठीक है, राकसताल या राक्षस ताल भी बोला जाता है उसको, राकसताल या राक्षस ताल, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है, बोकरछू ग्लेशियर से इंडस निकलती है, जेमू ग्लेशियर से तीस्ता निकलती है, ये सारे सही है। छेमा युंगडुंग ग्लेशियर, छेमा युंगडुंग से पता है कौन सी निकलती है? ठीक है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। यारलुंग सेंगपो भी बोला जाता है इसको, यारलुंग सेंगपो, यार
लुंग सैंगपो, सैंगपो, सैंगपो तिब्बत के अंदर में ग्यारलुंग सैंगपो के नाम से भी जानी जाती है, भारत में आकर फिर ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है तिब्बत में से। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से सारे के सारे लिख देंगे आप लोग। अच्छा, जेमू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज इसको भी याद रख लो आप लोग। जब इतना खर्चा हो ही गया मालिक, तो इसको भी याद कर ही लीजिए आप लोग अच्छे से, ताकि आप लोगों को लंबे समय तक याद रहे। और सेशन कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, आप लोगों के रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए और भी कर सके। तो राकस ताल से निकलती है सतलज नदी तिब्बत से। ठीक है, उसी के थोड़ा सा दूर में ही चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। ठीक है, वहां से निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में ए जो है आपका गलत युग में पहचानना था, इसलिए ए है। और ऐसे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो आप लोगों को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा सारी की सारी चीजें। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता हूं। ठीक है, थोड़ा सा ताकि ये गलत पूछा है या सही पूछा है, इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को होनी चाहिए। यहां पर मैं देखिए फिर से गलत पूछा है, तो ध्यान से पढ़ना इसको। 600 से ज्यादा लाइक्स आपने कर दिए फ्रेंड, जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर आप लोग करते रहेंगे अपने अपने लेवल पे। और जो लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, जल्दी से टीचिंग परीक्षा के जो है नंबर है उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोग जुड़ सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग नीचे में आपको नंबर दिख रहा होगा 9697884444, दिखा दीजिए एक बार फिर से प्लीज। ओके, और इंडिया इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नंबर नीचे में आप लोगों का चल रहा है। तो देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च न्यू दिल्ली में है क्या? शुगर केन, शुगर केन भाई मीठे मीठे लोग लखनऊ के हैं। ठीक है, तो मीठे मीठे लोग लखनऊ में शुगर केन। पल्सेस मैंने आपको बताया था, कानों के अंदर में आप क्या करोगे, पल्स मतलब बेसिकली दाल की झुमके बना लोगे आप लोग कानपुर में, कान में। वेजिटेबल कौन खाता है? मोदी जी खाते, वाराणसी से है, प्रयाग नहीं, प्रयागराज में तो नहीं है ये। ठीक है, वाराणसी में वेजिटेबल। ठीक है, वाराणसी, वाराणसी प्रयागराज में नहीं, वाराणसी में। ठीक है, तो ये वाला गलत है आपका, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेशनल डेयरी रिसर्च, मैं जो बता रहा हूँ ना इसको बहुत अच्छे से आप लोग लिखेंगे, हर एक बच्चा लिखेगा। ठीक है, राष्ट्रीय दुग्ध, ठीक है, संसाधन केंद्र कहां पर में? करनाल हरियाणा में, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करो आप सभी के सभी लोग जल्दी से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा के अंदर में है। पल्सेस वाला मैंने आपको बता दिया दलहन का। ठीक है, कानपुर के अंदर में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको बताया मैंने, देहरादून के अंदर में है। ठीक है, देखो शिमला की मिर्ची आप लोगों को खानी है, शिमला मिर्च के साथ में आलू मिला देना आप। ठीक है, तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, पोटैटो। ठीक है, शिमला के अंदर में पोटैटो। राइस का तो कटकट कटक। ठीक है, वायरोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के अंदर में है फ्रेंड्स, और जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के अंदर में है। ओके, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में, वेजिटेबल। तो प्लीज ये वाला लिख लीजिए अच्छे से आप लोग। ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, एनआईडीएम, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट दिल्ली के अंदर में है। ओके, चलिए ये इंपॉर्टेंट वाले जो अक्सर एग्जाम के अंदर में आते हैं आप लोगों से। अब देखिए वायसराय का कालानुक्रम लगाना है आप लोगों ने, कि भाई कौन पहले आया कौन बाद में आया। ठीक है, वैसे आप लोगों में से कितने लोग हैं जो पेड क्लास में जुड़ चुके हैं? मैंने बीपीएससी टीआरई के अंदर में, मैं अभी आप लोगों को यूपी वाले जो सेशंस है, यूपी के जो न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, आपकी चाहे टीजीटी की हो, चाहे आप लोगों की एलटी ग्रेड का सामान्य अध्ययन हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, न्यू बैचेस है, उसके अंदर में भी पढ़ाऊंगा। मैंने 7 लेक्चर्स के अंदर में वायसराय और जो गवर्नर जनरल है वो पढ़ाया आपको। अगर कोई पुरानी बैच में है तो उसको पता होगा। 7 लेक्चर्स में, 7 सेशंस में लंबा हमने पढ़ा। देखिए बच्चे हाथ भी ऊपर कर रहे हैं, यहाँ पर मैं टीम दिखा देंगे प्लीज। ठीक है, टीआरई के अंदर में पढ़ा है बच्चों ने, डिटेल में पढ़ा है हम लोगों ने हर एक चीज को। लॉर्ड मेयो जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना 1872 के अंदर में इन्होंने सेंसस कराई थी, तो 1872 के आसपास में होंगे ये। लॉर्ड डफरिन आपको पता है कि 1884 में इनके समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, लॉर्ड कर्जन आपको पता है 1905 के अंदर में इनके समय में जो है क्या हुआ था, इनके समय में बंगाल का बंटवारा हुआ था। लॉर्ड लिटन 1877 में दिल्ली दरबार भराया था इन्होंने। आपको नहीं भी पता होता कि वो कब से कब तक थे, ठीक है, तो भी आप लोग लगा सकते थे। ठीक है, देखो मैंने यहां पर मैं तो आपको लेके गया ही नहीं वहां पर, उनका कार्यकाल कब से कब तक है वो भी मैं आपको बता सकता हूं कि इनका कार्यकाल कब से कब तक था। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल जो है फ्रेंड्स 1869 से लेकर 72 तक था। चलो, बट यहां तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी आप लोगों को। लॉर्ड लिटन की बात करेंगे तो 1876 से 1880 के बीच में था, 1876 से 1880 के बीच में था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन की अगर हम लोग बात करेंगे, जिसके समय में बंगाल का बंटवारा हुआ, तो 1899 से, ठीक है, 1899 से लेकर 6 साल तक, मतलब 1905 तक। ठीक है, भसड़ मचाया तो इसका ट्रांसफर कर दिया था। ठीक है, 1905 तक। और लॉर्ड लिटन, ठीक है, लॉर्ड लिटन जो है फ्रेंड्स
अच्छा ये आप लोगों का ये वाला लॉर्ड लिटन जो है यहाँ पर में दिया हुआ है, लॉर्ड लिटन, ठीक है। ये लॉर्ड लिटन 1800, ठीक है, 1876 से लेकर 1880 तक था लॉर्ड लिटन, और लॉर्ड डफरिन जो है उसके बाद में आया, ठीक है, 1880 तक। यहाँ ये 0 है, ठीक है, 0 थोड़ा सा इधर होके लिख लेता हूँ, उल्टे हाथ से नहीं जम रहा है लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये 1880 से लेकर 1886 तक ये था लॉर्ड डफरिन। सिंपल, आप ऐसे भी याद रख सकते थे इसको। ओके, तो आराम से आप लोगों का जम जाता है, यहाँ पर में कोई दिक्कत नहीं आती आप लोगों को। ओके, चलिए, तो ये आप लोगों का हो गया फ्रेंड्स आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन इज एस शेप्ड? एस शेप का कौन सा, ये बताएंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा वाला एस शेप का है? एस शेप का, तो आकार एस शेप का है कौन सा वाला? तो ये है आप लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है, अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन, अच्छा इन तीनों को क्रम से लगाना है आपने, तो सबसे बड़ा ये है पैसिफिक ओशन, सेकंड नंबर पे आता है सेकंड लार्जेस्ट अटलांटिक ओशन, और थर्ड लार्जेस्ट आता है आप लोगों का इंडियन ओशन। चौथा और पांचवा आप लोग मेरे को लिख के बता देंगे कमेंट के अंदर में, चौथा और पांचवा लिख के बताइए कि कौन सा है चौथे नंबर पे पांचवें नंबर पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, आपको बताना है कि राज्य विधानमंडल के 2 सदनों की कार्रवाई में बोलने और भाग लेने का अधिकार किसे है? देखो, अगर मैं बात करूं कि संसद में जाकर बैठने का अधिकार किसके पास में है, बोलने का अधिकार, संसद में जा सकता है, ठीक है, संसद में, संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है बिना मेंबर हुए भी, ठीक है, भाग ले सकता है, बोल सकता है उसमें, लेकिन वोट नहीं डाल सकता। भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता, वोट नहीं डाल सकता। वो कौन है? वो है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी, ठीक है। ओके, अटॉर्नी जनरल संसद के केस में। लेकिन अगर बात हो जाए आप लोगों की स्टेट लेजिस्लेचर में, वैसे ही स्टेट के अंदर में किस कौन होता है, ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ दैट कंसर्न स्टेट, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, एडवोकेट जनरल ऑफ दैट स्टेट इज अलाउड टू टेक पार्टिसिपेशन इन दी प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट कंसर्न स्टेट एंड ऑल्सो कैन स्पीक इन द मैटर्स ऑफ दैट स्टेट्स लेजिस्लेचर। ओके, उसके अंदर में वो बोल भी सकता है, भाग भी ले सकता है, बट कैन नॉट वोट, वो वोट नहीं डाल सकता। महाधिवक्ता, ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। अच्छा, इसका जो आर्टिकल है फ्रेंड्स, ये भी आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताइए जल्दी से, अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल क्या है? ठीक है, अटॉर्नी जनरल, देश का जो अटॉर्नी जनरल, भारत का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी, उसका आर्टिकल, और एडवोकेट जनरल का आर्टिकल क्या है? दोनों बताएंगे आप लोग, ठीक है, दोनों पूछे जाते हैं, एडवोकेट जनरल का आर्टिकल और अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल। कमेंट करके बताएंगे आप सभी के सभी लोग जल्दी जल्दी से। नाउ फ्रेंड देखिए, यहां पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं क्या बोल रहा है, ये भारत है हमारा, ठीक है, उसके बाद में आप देखिए कि ये पश्चिमी भाग ये है, वेस्टर्न भाग, और ये ईस्टर्न भाग है, ये ईस्ट वाला और ये वेस्टर्न, तो इधर वाले की बात हो रही है, और उसमें भी ऊपर वाले भाग की बात हो रही है, ऊपर वाले भाग की। नीचे वाले को तो मालाबार बोलते हैं, ये आपको पता है, मालाबार, केरल के पास में मालाबार। और जो ऊपर वाला है उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, क्या इसको कर्नाटक तट बोलते हैं, मालाबार तट बोलते हैं, कोंकण या कोरोमंडल? कोरोमंडल ये वाला है, ईस्ट के तरफ में दक्षिण वाला जो है उसको कोरोमंडल तट बोलते हैं। तो इसको बोला जाता है फ्रेंड्स कोंकण तट, कोंकण, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, कोंकण तट, ठीक है, कोंकण उत्तरी भाग को, और नीचे वाले को मालाबार तट बोलते हैं। फिर कोंकण को भी और छोटे छोटे भाग में बांटा जाता है, ठीक है, बट यहाँ पर में मेन जो है वो कोंकण तट है, उत्तरी भाग को, और नीचे वाले को मालाबार तट। और इधर में ईस्ट वाले नीचे को बोला जाता है कोरोमंडल तट, और ऊपर वाले को बोला जाता है, यहाँ वाले को आपका उत्कल प्लेन या नॉर्दर्न सिरकार, उत्तरी सिरकार बोला जाता है इसको, नॉर्दर्न सिरकार, नॉर्दर्न सिरकार बोलते हैं इसको। ओके, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये आप लोगों को मैप मिल जाएगा पूरा का पूरा, ताकि आप लोग जो है इसकी प्रैक्टिस कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारे पास में समय थोड़ा सा कम है। निम्नलिखित में से किस दिल्ली सल्तनत के विद्वान ने तबाकत नासिरी लिखी है? तबाकत नासिरी नाम की पुस्तक इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग। इसके अंदर में उन्होंने रजिया सुल्तान के बारे में कहा है कि रजिया सुल्तान अपने भाइयों से ज्यादा काबिल थी, ठीक है, तो अपने भाइयों से भी ज्यादा काबिल थी। तो ये लिखा है मिनहाज सिराज ने, ठीक है, तबाकत नासिरी, बहुत ही फेमस पुस्तक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा आप सभी के लोग। ओके, तो तबाकत ए नासिरी नाम से पुस्तक मिनाजुस सिराज के द्वारा लिखी गई है। इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जिसका नाम है किताबुल रहला। तो मैं रहला लिख देता हूं शॉर्ट में, रहला, ठीक है, किताबुल रहला, ठीक है,
ये इसने लिखी थी, इब्न बतूता ने लिखी थी। जियाउद्दीन बर्नी ने काफी सारी लिखी है, फतवा जहांदरी और फतवा फिरोज शाही, फतवा जहांदरी और फतवा फिरोज शाही, ये जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। ओके, तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हो फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के नाम से जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है यहां पर में कि किस सुल्तान ने गुलरुखी नाम से फारसी में कविता की रचना की है। ठीक है, ठीक है, गुलरुखी। अब मान ये नाम से लिखी है मतलब क्या, वो उनकी कविता का नाम गुलरुखी नहीं था। एक्चुअली यहां पर में ऐसा था कि उन्होंने कविता लिखी, ये ऐसे कविता लिखी उन्होंने बड़ी सी। ठीक है, मान लीजिए कोई एक कविता बना भी देते हम लोग, एक कोई शेर बना लेते हैं। ठीक है, शेर कुछ इस प्रकार से है, मान लो कि वो जो आग लगाई थी तुमने, वो जो आग लगाई थी तुमने, तुम तो भूल गए, हमारे दिल से अभी तक धुआं निकलता है। ठीक है, ये मान लो उसने एक लाइन लिख दी। ओके, और यहां पर मैं अपने नाम की जगह पे लिख देंगे वो गुल रुखी। ठीक है, तो गुल रुखी नाम लिखता था, कोई अपना नाम मान लो यहाँ पर में, कोई पप्पू पेंटर नाम लिख दे अपना नाम, कोई रख दे यहाँ पर में बाबू छपरी, कोई भी अपना नाम जो जिसको रखना है, तो गुल रुखी नाम से। ठीक है, कौन लिखता था यहाँ पर में, बहलोल लोधी, रजिया सुल्तान, सिकंदर लोधी या बलबन, ये आप लोगों को बताना है। बताइए जल्दी से। कोई हो सकता है कोई एक कविता लिखे यहाँ पर में और अपना नाम चंपक लाल लिख दे यहाँ पर में, चंपक लाल उसको नाम पसंद हो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड सिकंदर लोधी, ये याद रखिएगा आप लोग। गुलरुखी नाम से जो है ये लिखता था, ये सेकंड लास्ट नंबर का, दिल्ली सल्तनत का सेकंड लास्ट नंबर का शासक था। इसके बाद में इब्राहिम लोधी हुआ और उसके बाद दिल्ली सल्तनत खत्म, मुगल शासक चालू हो गया था, मुगल शासन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं फ्रेंड्स, सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए आप लोग। और ऐसे ही अगर आप मजेदार तरीके से पढ़ना चाहते हो, सारी चीजों को याद करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि मेरा बहुत मानना है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो आप लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हो फ्रेंड। नीचे में नंबर चल रहा है 7611101101 969744, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग। ठीक है, या एप्लीकेशन पे जाइए, इंडिया इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग, 75% फ्लैट ऑफ मिल जाएगा आपको अपनी पढ़ाई आप लोगों के, आप सफलता सुनिश्चित करने के लिए आप लोगों की। तो ये मौका मत छूटिए आप लोग। ओके, चलिए, कुलदीप सर जो है तैयार है आप लोगों के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर में, और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कुलदीप सर को हमारे। ठीक है कि सर स्टार्ट करें, बच्चे वेट करें आपके क्वेश्चंस का। आप ठीक है, चलिए ओवर टू यू कुलदीप सर। और बच्चों सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, साइंस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुलदीप सर कराने वाले हैं। पूरा सेशन आप लोग अच्छे से देखिए। हम एक दिन कुलदीप सर और मैं मिलकर आप लोगों की टेस्ट वाला सेशन भी लेंगे, जिसमें जो मैंने पढ़ाया है और जो कुलदीप सर ने पढ़ाया है वो दोनों के ही क्वेश्चंस हम लोग उसके अंदर में लेंगे। तो आप साइंस के भी सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, क्योंकि ये एक एक नंबर आप लोगों को आपकी सफलता की तरफ में लेके जा रहा है। क्या पता एक नंबर से आपका रह जाए, या एक नंबर से आपको आपका फेवरेट जिला ना मिल पाए सिलेक्शन होने के बाद में भी। इसीलिए साइंस के भी सारे क्वेश्चंस अच्छे से करिएगा। ओवर टू यू कुलदीप सर। तो उसी एक नंबर को जो है वहां पे हम अभी इकट्ठा करते करते जो है इस बार हम शिक्षक बनने का सपना पूरा करने वाले। और सबसे पहले तो मैं आप सभी को जो है, जो हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है इसके ऊपर जो है आप सभी को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हो। और शुरुआत करते हैं हमारे साइंस के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहला सवाल आप सभी के लिए जो आप ही के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, यूपी टेट 2022 में पूछा गया सवाल है। सभी लोग इसका आंसर जल्दी से लगा देंगे और आगे बढ़ेंगे। सभी लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि आप लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, तो और भी ऐसे मजेदार सेशन हम लेते रहेंगे आप सभी के लिए। स्पेशली आप सभी के लिए हम मेहनत करने को तैयार है। आप भी मेहनत करो, जितना ज्यादा लाइक कर सकते हो लाइक भी करते रहेंगे। चलो बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कर देंगे जल्दी से। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर ही आंसर करेंगे। देखो क्या बोला गया है यहाँ पे, नॉट ट्रू बोला गया है एलपीजी के बारे में। तो सबसे पहला सवाल आपका इसी सवाल में लिखा गया है कि एलपीजी का मतलब क्या होता है, एलपीजी में कौन सी गैसेस पाई जाती है। ये जिसको पता है वही इसका सही उत्तर दे पाता है। ये क्लीन फ्यूल है, एकदम सही बात है जी। चलो बताओ, एक बात मुझे बताओ, अगर मैंने एलपीजी को जलाया, सभी लोगों के घर में एलपीजी है, अगर आप जब एलपीजी को जलाते हो तो क्या आप कभी देखे कि भाई साहब एलपीजी वो जो बर्नर है उसमें से काला काला धुआं निकल रहा है? कभी नहीं होता है जी, वो क्लीन फ्यूल है। इसके बाद कभी आपने देखा कि भाई साहब उसमें मीथेन होता है? जी नहीं, मीथेन में थोड़ी बहुत बदबू आती है, बदबू नहीं होती है। तो ऑब्वियस है यहाँ पे नॉट ट्रू बोला गया है। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। कितने लोग घर में खाना बनाते, एक बार हाथ खड़ा करे। कितने लोग घर में हाथ नहीं पकाना है भाई, खाना पकाना है। अगर खाना पकाए हो कभी एलपीजी के ऊपर तो आपने देखा होगा उसमें ब्लू फ्लेम निकलती है। इसमें हाई कैलोरीफिक वैल्यू होते हैं, माने कि एक सिलेंडर में लगभग 2 महीना चल जाता है। और भाई साहब अभी गवर्नमेंट ने हालत ऐसी कर दी है, बहुत ही पतली हालत चल रही है।
है ना। हर हर किसी त्योहार में इतना ज्यादा खाना बना लेते कि भाई साहब जो सिलेंडर 2 महीने 2.5 महीने में खत्म होने वाला था भाई साहब 1 ही महीने में खत्म हो जाता है। बड़ी महंगाई है जी। चलो बताओ, एक बात बताएंगे कि एलपीजी के अंदर कौन सी गैस होती, तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर इसके अंदर आपका प्रोपेन नाम का गैस होता है और एक ब्यूटेन नाम का गैस होता है, और ये लगभग 99% इसका होता है। आप सभी को पता है। एक बात मुझे बताइए, कितने लोगों ने एलपीजी सिलेंडर के बारे में सोचे हैं? तो एक याद रखिएगा, ये एलपीजी होता है एक प्रकार से आपका पेट्रोलियम का उत्पाद है। कैसा है जी? ये आपका पेट्रोलियम का उत्पाद है। इसका मतलब होता है कि सऊदी अरब में जो काला काला जो है तेल निकाला जाता है, उसका जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, जब उसकी आंशिक आसवन नाम की प्रक्रिया करते हैं, उसमें से आपको एलपीजी मिलता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। पर अगर मैं आपको मीथेन के बारे में पूछूं, तो क्या आप मुझे बता सकता हो कि ये मीथेन गैस जो है कहां कहां पर इस्तेमाल की जाती है? सबसे बड़ा उदाहरण जो है आपका बायोगैस का है। किसका उदाहरण है? बायोगैस का है। बिना काम की जितनी भी चीजें हैं बस अब उनको सड़ा दो, सड़ाने के बाद क्या मिलेगा आपको? बायोगैस मिलता है। एक बात मुझे बताइए, हरी सब्जियां गैया भी खाती है, और हरी सब्जी भाई साहब आप खाते हो और मैं भी खाती हूँ, तो हमारे शरीर से भाई साहब बायोगैस क्यों नहीं निकलता है? कोई उसका आंसर बता सकते हैं? बायोगैस में सबसे बड़ा गैस कौन सा होता है? यह आपका मीथेन होता है। कौन सा होता है? मीथेन होता है। और बड़े मजेदार तरीके से पढ़ाने वाला हुआ आज दानिश सर से एक नई तरीका एक पता चला कि भाई साहब बच्चों को जितना ज्यादा मजेदार तरीके से पढ़ाओगे ना, उतना ज्यादा वो मजे से पढ़ते हैं। चलो बताओ, अगर इंसान अगर हरी सब्जियां खा रहा है, गैया भी हरी सब्जी खा रही है, तो गैया के पेट में मीथेन बनता है, हमारे पेट में क्यों नहीं बनता है? तो इसका आंसर ये रहेगा कि जो हम हरी सब्जियां या हरी चीजें खाते हैं, उसमें एक प्रकार का शुक्र क्या बोलते हैं उसमें, शर्करा पाई जाती है। उस शर्करा का नाम है सेलुलोज। क्या होते हैं? सेलुलोज। इस सेलुलोज को, इसका पाचन जो है, वो पाचन करने के लिए जो गैया होती है, इस गैया के पेट में कुछ जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु जब सेलुलोज का पाचन करते तो उसमें से निकलता है हमारा मीथेन गैस निकलता है। क्या निकलता है? मीथेन गैस निकलता है। और इसलिए गैया जो भाई साहब मीथेन बनाती है। पर अगर मैं इंसान की बात करूंगा, इंसान के पेट के अंदर गैस की अगर मैं बात करूंगा, तो इंसान के पेट के अंदर क्या मीथेन गैस बाहर निकलता है? ऐसा अगर होता तो शायद इंसान जो है, एक फैमिली में अगर 10 लोग रहते हैं, तो उनको सिलेंडर खरीदने की कभी नौबत ही नहीं आती है। कितने लोग इस बात को मानते हो? अगर मान लीजिए इंसान के पेट में ये बैक्टीरिया होते, जिनको इन बैक्टीरिया का नाम लिख दीजिएगा अगर आपको पता है, इनको हम मिथ्यानोजेन बैक्टीरिया बोलते हैं। इनको हम मिथ्यानोजेन बैक्टीरिया बोलते हैं। ये मिथ्यानोजेन बैक्टीरिया अगर मान लीजिए इंसानों के पेट में होती, तो भाई साहब कोई भी गैस नहीं खरीदता, महीने का राशन खुद ही जो है वो बना लेते थे। बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए यूपीटेड क्लास 6 to 8 में पूछा गया सवाल है 2022 का। चलिए इस क्वेश्चन का भी, अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ये हार्ड लग रहा है आपको, है ना? है बड़ा इजी। जिनको ये पता है कि एक कॉम्प्रेशन माने कि जिसे हम क्या बोलेंगे, संपीड़न, और एक विरलन जिसे हम रेरिफैक्शन बोलते हैं, ये मिलकर आपका एक वेव बनता है। इससे हमारी एक तरंग बनती है। क्या बनती है? तरंग बनती है। तो एक बात मुझे बताओ, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे कि यहाँ पे 20 कॉम्प्रेशन माने कि 20 संपीड़न आपको नजर आ रहे हैं जी, और यहाँ पे आपको 20 रेरिफैक्शन माने कि 20 विरल नजर आ रही है। तो 20 कॉम्प्रेशन और 20 रेरिफैक्शन बनकर कितने तरंग बनेंगे? चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखे कितने वेव्स बनेंगी। तो आपका आंसर आएगा कि सर इसमें 20 वेव बनेंगी। कितने बनेगी? 20 वेव बनेगी। और उन्होंने ये बोला है कि ये जो 20 वेव्स बनी है, इसकी लंबाई आपको 10 मीटर दी है। कितनी दी है? 10 मीटर दी है। माने कि 20 वेव बनी, इसकी लंबाई आपकी 10 मीटर के अंदर है। तो वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? एक वेव की लंबाई। तो एक वेव की लंबाई कितनी रहेगी? सीधा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। अब बताओ, पवन सर ने आपको मैथ्स पढ़ाया है, बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, तो बताओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगी? बताओ जी। ये 10 डिवाइड बाय 20 आ जाएगा, माने कि 1/2 आएगा, माने कि 0.5 मीटर आएगा। सर यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई, यहाँ पे तो 0.5 मीटर दिया ही नहीं है। यहाँ पे 0.5 मीटर तो दिया ही नहीं। इसका आंसर क्या आएगा? तो बीपीएससी के हिसाब से जाएंगे क्या? नहीं, इसकी इकाई चेक करी भाई। भाई साहब यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है, सेंटीमीटर 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 लिखा है।
हमारा जो आंसर आया है मीटर में आया है। किसमें आया है? मीटर में। तो इसे आपको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको इसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान कि आंसर आपका आएगा 50 सेंटीमीटर। किसका किसका आया है जी? कितने लोगों ने सॉल्व किया है? चलो बताओ। यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया तो एक बात बताओ, कल मैंने आपको बताया था सभी लोग मुझे वेवलेंथ वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? इसे हम तरंग दैर्घ्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तरंग दैर्घ्य बोलेंगे। इस तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए, इसको ज्ञात करने के लिए हम किस इकाई का इस्तेमाल करते हैं? हम किस इकाई का इस्तेमाल करते हैं? उस इकाई को आप लिख दोगे। मैंने ऐसा यूनिट नहीं बोला है, याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर मुझे फ्रीक्वेंसी को ज्ञात करना है, जिसे मैं आवृत्ति बोलूंगा, तो आवृत्ति के लिए हम कौन सी इकाई का इस्तेमाल करते हैं? और उसी तरह से अगर मैं आवाज के प्रबलता के बारे में बात करूं, किसके बारे में? प्रबलता, जिसे हमने लाउडनेस बोले थे, इसके लिए आप कौन सी इकाई इस्तेमाल करते हो? और उसी तरह से मैंने आपको बोला कि सर आपको तीक्ष्णता के बारे में पढ़कर आना है। मैंने आपको होमवर्क दिया था पर किसी ने भी आंसर नहीं दिया। चलो जान दो, कोई बात नहीं। तीक्ष्णता माने कि जिसे हम बोलेंगे श्रिलनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रिलनेस, ठीक है। इसकी इकाई क्या रहेगी? और उसी तरह से आपको बताना है कि अगर मैंने साउंड के इंटेंसिटी के बारे में अगर पूछा, किसके बारे में? इंटेंसिटी के बारे में, तो इसकी इकाई क्या करोगे? देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। फास्ट आंसर करेंगे। अगर मैं आवृत्ति की बात करूंगा तो इसे हम हर्ट्ज में गिनेंगे। अगर मैं लाउडनेस की बात करता हूं, कितने लोगों ने सही उत्तर किया है? इसे हम डेसिबल में गिनेंगे। अगर मैं बात करता हूं तीक्ष्णता, माने कि सीधा सीधा ये पिच के ऊपर डिपेंड करता है, माने कि इसे भी हम फ्रीक्वेंसी के माध्यम से ही गिनेंगे। अगर मैं साउंड की इंटेंसिटी की बात करता हूं तो कल मैंने इसकी इकाई आप सभी को बताया था। चलो बताओ, सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर बता देंगे कि साउंड की इंटेंसिटी ज्ञात करने के लिए हमने कौन सी इकाई का इस्तेमाल किए थे। सभी लोग आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, और जिनको जिनको पता है वो लिखेंगे, और जिनको नहीं पता है ध्यान देंगे। वैट पर मीटर स्क्वायर इस इकाई का इस्तेमाल किए थे। कौन सी? वैट पर मीटर स्क्वायर इस इकाई का इस्तेमाल किए थे। चलो अगला सवाल आपके सामने, सब लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? और आपको बता दूं, आज रात के लिए, आज रात 12 बजे से वैसे भी हमारा इंडिपेंडेंस डे जो शुरू हो जाएगा, तो इस मौके के ऊपर जो है टीचिंग परीक्षा की ओर से आप सभी के लिए सबसे बड़ा ऑफर मिलने वाला है 75% का। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो नीचे नंबर चल रहा है, वहां पे आप कॉल कर सकते हो और अभी के अभी हो ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। साल में एक ही बार आता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो बताओ, हाउस होल्ड वायरिंग। अब यहां पर हर किसी को जिंदगी में एक ना एक बार जो है शौक जरूर लगा है। बताओ, अगर मैं हाउस और वायरिंग की बात करूंगा, माने कि घरेलू वायरिंग की बात करता हूं, तो यहाँ पे जो अर्थिंग होती है, जो अर्थ वायर होता है, वो कौन से रंग से दर्शाया जाता है? चलो बताओ, क्या वो हरा होता है? क्या वो लाल होता है? क्या वो काला होता है या सफेद होता है? पहली बात तो सफेद रंग होता ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी को वैसे भी आप यहां से कट कर दो। रहा भाई साहब आपका ग्रीन, लाल और ब्लैक। इस डायग्राम को एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। इस डायग्राम को देखो, एक बार समझ में आ जाएगा। एक होता है नीला, एक होता है आपका लाल, और एक होता है आपका हरा। तो याद रखिएगा कि ये हरा वाला कलर जो है बस अब आपको अर्थिंग को दर्शाता है, क्योंकि हरे हरे पेड़ कहां पर होते हैं? ये आपके धरती पर ही आपको दिखेंगे, तो आपका आंसर आएगा हरा रहेगा। क्या रहेगा? हरा। और लाल कलर जो होता है बस अब रेड कलर जो होता है, ये डेंजर है। ये क्या है? आपका डेंजर है। डेंजर का मतलब क्या होता है? बस अब खतरा है। और याद रखिएगा, लाल कलर के वायर को हाथ लगाई तो भाई साहब हाथ लगाने के बाद कुछ ऐसी हालत आपकी हो जाए। कितने लोगों ने इस एड को देखा है? शौक लगा, शौक लगा, शौक लगा जो एड लगे हैं, भाई साहब इन्होंने अर्थिंग बराबर नहीं की है। और जब कभी भी बटन को हाथ लगाते हो भाई साहब, जब शौक लगता है तो समझ लीजिएगा कि आपका लाल वाला जो वायर है भाई साहब वहां पर एक्शन में आ चुका है। डन है? चलो जी, बहुत बढ़िया। और एक बात मुझे बताइए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक बात मुझे बताइए कि हमारे घर में और आपके मोहल्ले में, सबके मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट लगे हैं, सबके मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट लगे हैं, और हमारे घर में जो वायरिंग की जाती है वहां पर वायर जो होते हैं वो किस प्रकार से या कौन सा अरेंजमेंट होता है? पहली बात याद रखना है कि वो सीरीज में होते हैं या वो पैरेलल में होते हैं। चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। वो सीरीज में माने कि श्रृंखला में होते हैं, माने कि वो श्रृंखला में होते हैं, या वो भाई साहब आपके समांतर होते हैं।
सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, देखते कितने लोगों को ये आंसर पता है। और ये सवाल जो है आपके शिक्षक भर्ती में पूछा गया सवाल है। चलिए जी, आंसर करेंगे कि घर में और आपके मोहल्ले में है ना, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा, बस वो चांद के टुकड़े को देखने के लिए रात में राइट तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो वो सब मोहल्ले में आपके जो खंबे के ऊपर जो थोड़ा सा बल्ब लगा होता है, जो तुम करते रहता है, वो बड़ा काम का होता है। चलो बताओ, तो वो जो तुम करने वाला जो बल्ब होता है भाई साहब, किसी का टिम टिम करता होगा, किसी को और करता होगा, तो बताओ कौन से प्रकार का अरेंजमेंट होता है। तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर वो पैरेलल होता है। कैसा होता है? पैरेलल माने कि वो समांतर होता है। समांतर इसलिए होता है क्योंकि समांतर में लगाने के बाद खासियत ये रहती है कि इसमें वोल्टेज कांस्टेंट होता है। वोल्टेज क्या होता है? कांस्टेंट होता है, माने कि यहाँ पे विभव जो होता है वो समान होता है, और विभव समान होने के कारण जो है कहीं पे भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है और वो चलते रहता है। डन है? चलो जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसका भी आंसर कर देंगे। और पता है ओम्स लॉ के ऊपर एक सवाल पूछा गया है, मैं अगले आप भी पूछने वाला हूं। चलो बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे कि सिल्क फार्मिंग, रेशम का पालन जहां पर किया जाता है, उस शाखा को विज्ञान की क्या बोला जाता है? उसे पिसिकल्चर बोला जाता है, इसी एपीकल्चर बोला जाता है, इसे सेरिकल्चर या इसे एग्रीकल्चर बोला जाता है। सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा जी? इसका आंसर आएगा, पीसी का मतलब आप सभी को पता है भाई साहब, मछली पालन होता है, बराबर है। तो इसका आंसर आपका सेरिकल्चर आएगा। क्या आएगा? सेरिकल्चर आएगा। बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर एक कुछ बातें जो आपके साथ में शेयर करने चला हूं, इंपोर्टेंट वाले। अगर आपको पीसी कल्चर के बारे में पूछा जाए तो याद रखेगा, इसे हम मछली पालन के नाम से जानते हैं, माने कि मछलियों को बड़ा किया जाता है। एक बात मुझे बताइए, मछलियों के अंदर जो इसका दिल होता है, इस दिल में भाई साहब वो कितनी रानियां रख सकता है? आप बता दोगे? मछली के अंदर जो उत्सर्जन वाला पदार्थ होता है, उत्सर्जन वाला पदार्थ होता है, कौन से रूप में करता है? ठीक है, आप आंसर कर दोगे। इसके बाद एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सेरिकल्चर का मतलब होता है रेशम कीट, अभी बताया। एग्रीकल्चर मतलब कृषि होता है। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? जहां पे बगीचों में लगाने वाले जो पौधे वगैरह होते हैं सब, उनका जो है वहां पे उनको बनाया जाता है, बड़ा किया जाता है, वेजिटेबल की वगैरह खेती की जाती है। विटिकल्चर का मतलब क्या होता है? सब अंगूर की खेती। किसकी खेती? अंगूर की खेती। एक बात मुझे बताइए, जो बोल रहे हैं भाई, अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। फ्लोरिकल्चर माने कि फ्लावर की, ओलेरिकल्चर का मतलब होता है सब्जी की, पोमोलॉजी का मतलब होता है फलों की खेती, और सिल्वीकल्चर का मतलब होता है विनी की। विनी का मतलब होता है भाई साहब वहां पे फॉरेस्ट और बाकी चीजों की देखरेख की जाती है। यहां तक समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, यहाँ पे आंसर आ रहे, अंगूर खट्टा होता है, और खट्टी चीजों में जो ऐसी फीलिंग आती है ना, कच्चा आम, इमली, खट्टा अंगूर अगर खाओगे तो पहले तो मुंह में पानी आता है। एक बात सच्ची सच बताना, इमली का नाम लेने के बाद क्या आपके मुंह में पानी आया? एक बार हाथ खड़ा करिए। पता है किसके कारण होता है? क्योंकि दिमाग को पता है, जहां पे भी आपका टार्टरिक एसिड आता है, जहां पे भी आपका टार्टरिक अम्ल या एसिड आता है, वहां पे खट्टेपन की जब भी महसूस हो, दिमाग को पता है ये बहुत अच्छा लगता है, ये वाली फीलिंग। ठीक है, सभी ने दे दिया है। और एक बात बताओ, मछली के अंदर मैंने हार्ट की जो बात की, वो कितने चेंबर का होता है? तो आपको याद रखना है सर, मछली के अंदर केवल 2 ही चेंबर होते हैं। और वो कौन से इसमें उत्सर्जन करता है? तो आपका आंसर रहेगा सर, वो अमोनिया के रूप में करता है। किसके रूप में करता है? अमोनिया के रूप में करता है। अभी अभी हमने पेड क्लास में बड़े डिटेल में इसके बारे में पढ़े हैं, बराबर है। तो एक सवाल है आप सभी से, अगर मैं मानव की बात करूं, एक बात मुझे बताओ, अगर मैं मानव की बात करूं, आपकी बात करूं, तो मानव जो होता है बा साहब, इसके अंदर जो उत्सर्जन होता है वो कौन से रूप में होता है? उत्सर्जन करने वाला अंग कौन सा होता है? और इसके अंग में, जिसे हम क्या बोलते हैं जी? यूनिट सेल यूनिट बोलते हैं। यूनिट का मतलब क्या होता है? जिसे हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के नाम से जानते हैं, वो कौन होता है? क्या बात है, देखो टीचिंग परीक्षा कैसे गोल गोल घूम रहा है ना? बहुत बढ़िया। चलो बताओ, इसका आंसर करेंगे। उत्सर्जन करना जो होता है भाई साहब, कौन से रूप में होता है? तो याद रखेगा, वो यूरिया के रूप में होता है। किसके रूप में? यूरिया के रूप में होता है। और यूरिया जो होता है ये कहां पर बनता है, अगर ये पूछा जाए तो क्या इसका आंसर आप मुझे बता सकते हो? मैंने क्या बोला?
यूरिया कहां पर बनता है? तो आपका आंसर आना चाहिए सर ये लीवर में बनता है। कहां पे बनता है? लीवर में बनता है। लीवर क्या काम करता है जी? लीवर हमारे शरीर में बनने वाला जो अमोनिया होता है, इस अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में। और उत्सर्जन वाला अंग अगर पूछा जाए तो ये हमारी किडनी होती है। क्या होती है? किडनी। और सभी लोग मुझे लेके बताएंगे जो हमारी किडनी है इसकी फंक्शनल एंड, बहुत बढ़िया, क्या बात है, सभी ने आंसर दे दिया जी। ये होते हैं हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं। कौन होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं। बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से आंसर किए जी। और यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं बात करूं सिल्क की, तो सिल्क के अंदर जो उसकी लाइफ साइकिल होती है, इसके अंदर 4 स्टेजेस आपको याद रखने। कितने? 4 स्टेजेस। पहला होता है भाई साहब वो अंडा देगा। ऑब्वियस है, शादी वादी करेंगे, हनीमून में चले जाएंगे। हनीमून में कहां पे जाना पसंद करेंगे भाई साहब? अभी जम्मू कश्मीर तो जा सकते नहीं है, तो कहां पे चले जाएंगे? मान लीजिए कहीं पे शिमला और बाकी जगह पे चले गए। शादी वादी हनीमून होने के बाद भाई साहब वो क्या करेंगे? एग देंगे, अंडे देंगे। अंडों से कुछ दिनों बाद इल्ली निकलती है। इल्ली सभी को पता है ना, इल्ली, इसे हम लार्वा बोलेंगे। ऐसे ऐसे चलती है ना, इसे देख देख भी लिया तो भाई साहब कुछ लोग जो है दूर से भग जाएंगे। अरे भाई उसका साइज तो देखो, वो इत्तू सी है, और आपका आकार देखो इतना बड़ा है। इत्तू से इल्ली को देखकर भाई साहब 1 किलोमीटर भग जाएंगे, है ना? तो ये लार्वा निकलेगा। लार्वा के बाद, जब लार्वा बनता है उसके बाद जो है इसमें से एक प्यूपा निकलता है। प्यूपा थोड़ा सा बड़ा रहेगा। फिर क्या करेगा वो? खुद को जो है इसके आजू बाजू जो एक धागा लपेट लेगा। वो धागा जो होता है वो हमारा सिल्क होता है। और उसके बाद कुछ दिनों बाद वहां से फिर से एक बार बटरफ्लाई बाहर निकलता है, सिल्क का कीड़ा बाहर निकलेगा। तो ये 4 स्टेजेस जो आपको ध्यान में रखने हैं। और अगर आपको पूछा जाता है कि इसके लाइफ साइकिल में सबसे महत्वपूर्ण स्टेज कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है कायांतरण। क्या उसे बोलेंगे? इसे हम बोलते हैं कायांतरण। कायांतरण का मतलब होता है, इसे मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका नाम लिख देंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेटामॉर्फोसिस की अगर और बात करूं तो मेटामॉर्फोसिस और कहां पर होता है? ये आपके भाई साहब तितली के अंदर पाने को मिलते हैं। तितली माने कि बटरफ्लाई। उसके बाद जो है जो फ्रॉग होता है, माने कि जो मेंढक होता है, इसके लाइफ साइकिल में भी ये मेटामॉर्फोसिस माने कि कायांतर की प्रक्रिया जो है आपको देखने को मिलती है। एक और सवाल है जिसे पूछा जाता है, कायांतरण में माने कि मेटामॉर्फोसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सा होता है? जिन जिन को पता है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे जल्दी से। चलो बताओ। कायांतरण, जिसे मेटामॉर्फोसिस, एक ऐसी प्रक्रिया जहां पर अनबिलीवेबल चेंजेस होते हैं और ऐसा परिवर्तन होता है कि भाई साहब उसे हम पहचान ही नहीं पाए। ठीक है, उसे हम कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, एक हिंट दे दूं, एक हिंट दे देता हूं, वो हार्मोन जो है हमारे थायराइड से निकलता है। उस हार्मोन का नाम वही है। चलो बहुत बढ़िया, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर, मैंने एक हिंट तो दे दी है। वो हार्मोन जो है हमारे शरीर के अंदर भी बनता है। हमारी थायराइड ग्रंथि जो है वो उसे बनाती है, और वो अगर ना बने तो उसके वजह से हमें घेंगा हो जाता है। क्या हो जाता है? घेंगा हो जाता है। तो उसका नाम सभी लोग कमेंट बॉक्स में, बहुत बढ़िया, उसका नाम है आपका थायरॉक्सिन। उसका नाम क्या है? थायरॉक्सिन। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, साथ में अपने दिमाग में भी लिख देंगे। यहां तक क्लियर है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। चलो इस क्वेश्चन का भी आंसर कर देंगे कि मैंने कल आपको बोला था कि आज जो है हम किंगडम से भी कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो ये रहा आपका किंगडम से पहला सवाल, क्योंकि यूपी टेट, यूपी टीजीटी, पीजीटी, जितनी भी एग्जामिनेशन अभी हम यूपी में कराने वाले हैं भाई साहब, हम नहीं कराएंगे, वो तो बाबा जी कराएंगे। ठीक है, अगर उनकी इच्छा होगी तो कराएंगे जरूर। ठीक है, अगर इलेक्शन में चुन कराना तो कराएंगे जरूर। ठीक है, तो ये आप सभी को जानते हो। तो उसके लिए, सभी एग्जामिनेशन के लिए जो है किंगडम ये बहुत ही जरूरी है। माने कि वो चाहे प्लांट किंगडम रहे, चाहे वो एनिमल किंगडम रहे, माने कि पादप जगत रहे या जंतु जगत रहे। ठीक है जी, चलो इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। और क्या लगता है आपको, क्या अगले साल हमारा सुपर टेट होगा? लेना ही है, लेना ही है उनको। अगर चुनाव में जीतकर आना है तो लेना ही है उनको, याद रखिएगा। चलो बताओ इसका आंसर करेंगे। प्रोटिस्टा जगत में संबंधित रखने वाले जितने भी जीवधारी वो कैसे होते हैं? तो इसका आंसर जो रहेगा, पहली बात आपको याद रखना कि वो मल्टी सेलुलर होते नहीं है, तो सीओडी को काट दो। वो यूनिसेलुलर होते हैं, और साथ में कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने सही उत्तर किया? एक बात हाथ खड़ा कर देंगे जी, चलो बताओ
कितने लोगों ने सही उत्तर किया? आंसर रहेगा आपका यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोटिक रहेगा। अगर मैं आपको पूछूं, यहां पे जो आपकी ये खासियत दी गई है, इसमें कौन सा जीव आता है? इसमें कौन सा जीव आता है? एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता देंगे। चलो बताओ, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत सारे लोगों के हाथ जो है गुलाबी गुलाबी नजर आ रहे हैं, पीले भी नजर आ रहे हैं। भाई साहब जल्दी पीले भी हो जाएंगे, बस एक बार जॉब ले लो। एक बात मुझे बताइए, यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक की अगर मैं बात करूं, एक कोशीय और प्रोकैरियोटिक में पाया जाने वाला एकमात्र ही वर्ग हमारे पास है, उसका नाम है मोनेरा। उसका नाम है मोनेरा। और मोनेरा ये किसका ग्रुप माना जाता है? ये माना जाता है जीवाणुओं का ग्रुप माना जाता है, माने कि ये आपके बैक्टीरिया का जो है वर्ग माना जाता है। किसका माना जाता है? बैक्टीरिया का माना जाता है। डन है। और बैक्टीरिया कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक। एक बात मुझे बताया, कल मैंने आपको एक सवाल जो है करवाया था, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। मैंने आपको कल सवाल कराया था राइबोसोम के बारे में। किसके बारे में? राइबोसोम। राइबोसोम का काम कौन सा होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। राइबोसोम अगर मैं प्रोकैरियोटिक के अंदर बात करूं या मैं यूकैरियोटिक के अंदर में बात करता हूं, तो उनके अंदर कौन से नंबर का पाया जाता है? सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। इसका काम अगर पूछा जाए, जिनको पता है वो जल्दी से लिख देंगे। इसका काम होता है बस अब प्रोटीन बनाना। इसका काम क्या होता है? प्रोटीन को बनाना। राइबोसोम अगर मैं प्रोकैरियोटिक की बात करूंगा, तो ये वैसा कौन से नंबर का था? ये आपका 70s नंबर का था। कौन से? 70s नंबर का था। और यूकैरियोटिक की बात करूंगा, इसके अंदर 80s नंबर का था। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया, यहां तक आपको समझ में आ गया। और ये पूरा का पूरा वर्गीकरण है। एक बात पूछूं, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसे हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। ये देने वाले वैज्ञानिक का नाम कौन सा है? ये देने वाले वैज्ञानिक का नाम कौन सा है? देखते कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते। और उसी तरह से एक 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी है। एक क्या है आपका? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है। इसे देने वाले वैज्ञानिक का नाम कौन सा है? देखते कितने लोग जो है इसका आंसर कर पाते। बहुत बढ़िया जी, इसका आंसर रहेगा भाई साहब, ये थे आपके RW विटाकर, RH विटाकर जी। कौन से? विटाकर जी थे। और अगर मैं 2 किंगडम के बारे में अगर पूछूं, तो क्या इसका आंसर आप कर सकते हो? तो आपका आंसर रहेगा भाई साहब कार्ल लिनियस। कौन थे? लिनियस नाम के वैज्ञानिक थे। और ये कार्लस लिनियस नाम के जो वैज्ञानिक है, इनको एक और नाम से भी पहचाना जाता है। इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। टेक्सोनॉमी वो ब्रांच होती है विज्ञान की, जहां पर हर जीवों को अलग अलग वर्ग में जो है डिवाइड कर कर उनके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है जी, इसे आप याद रख लेंगे। चलो अगला सवाल देखते। चलो इसका आंसर कर देंगे सब लोग, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। एक हड्डी और हड्डी है ना, कबाब में हड्डी। बताओ, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले उस ऊतक का नाम क्या? अब यहां पे देखो, एक बात तो आपको ध्यान में रखना है कि ये ऊतक जो है हमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। ये हमारे शिक्षक भर्ती के लिए टिश्यू माने की ऊतक जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब चाहे वो जंतु ऊतक रहे, चाहे वो जंतु ऊतक रहे, चाहे वो पादप ऊतक रहे, इन दोनों के बारे में हम पढ़ना है। हम दोनों के बारे में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मुझे बता दे कि भाई साहब ये हड्डी जो होती है वो कौन से प्रकार की ऊतक होती है? जिनको ये पता है वो आंसर दे देंगे। बहुत बढ़िया जी, तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका तो आंसर रहेगा, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला कौन रहेगा जी? ये रहेगा आपका लिगामेंट रहेगा। अब यहां पर लिगामेंट कहां पे नजर आ रहा है? बता दो। मतलब ये पहली हड्डी और ये दूसरी हड्डी, इन दोनों के बीच में ये सफेद रंग का जो आपको मटेरियल नजर आ रहा है, ठीक है जी, सफेद रंग का जो मटेरियल नजर आ रहा है, ये आपका लिगामेंट होता है। इसमें एक और सवाल पूछा जाता है कि मुझे बताइए कि मांसपेशी और जो हड्डी होती है, इन दोनों को जोड़ने वाला कौन होता है? चलो बताओ, जिनको जिनको पता है और जिनको यह इस डायग्राम में दिख रहा है, वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे उसका नाम क्या है जी? उसे टेंडन के नाम से जानते हैं। उसे टेंडन बोलते हैं, या इसे हम कंडरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडरा भी बोलते हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। और अगर आपको पूछा जाता है कि ये टेंडन और लिगामेंट ये कौन से प्रकार के ऊतक है, ये कौन से प्रकार के ऊतक है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर ये एक प्रकार के संयोजी ऊतक है। कौन से प्रकार के ऊतक है? संयोजी ऊतक होते हैं। इनको हम कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। क्या, कौन से नाम से जानते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। यहां तक क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। एक सवाल, छोटा सा इजी सा सवाल,
सभी लोग मुझे बताएंगे कि हड्डी कौन सी प्रकार की ऊतक है। उसी तरह से अगर मैं हमारे रक्त की बात करूं, हमारे ब्लड की बात करूं, तो ये कौन से प्रकार की ऊतक होते हैं, सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। चलो बताओ जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, सभी लोग बेहतरीन तरीके से आंसर कर रहे हैं। मैं अगर ये सवाल पूछूं कि हड्डी जो है वो कौन से प्रकार की ऊतक से बनी होती, तो आपका आंसर फिर से आना चाहिए कि सर ये एक प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। कौन से होते हैं? संयोजी ऊतक। और रक्त जो होता है ये भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक ही होता है, ये याद रखना है। डन है? यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब ये सवाल तो कोई भी गलत नहीं करेगा, ये हमारे यूपीटेट में पूछा गया सवाल है 2022 का। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? यहां पे आपको रिलेशन बताना है प्रेशर के बारे में, फोर्स के बारे में और एरिया के बारे में। ठीक है जी। और आपको सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि कौन सी सदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है और कौन सी अदिश राशि है, क्योंकि इसी के हिसाब से ही आपका आंसर आएगा। चलो बताओ। पहली बात तो आपको याद रखना है कि ये जो एरिया है, माने कि जिसे हम क्षेत्रफल बोलते हैं, ये क्षेत्रफल एक प्रकार की अदिश राशि है। क्या है जी? अदिश राशि। तो इसके ऊपर ये एरो कब दर्शाया जाता है? जब कोई सदिश राशि हो, बराबर है। तो यहां पर इसके ऊपर एरो, ये तो गलत बात है। इसके ऊपर एलो, ये तो गलत है। और उसके साथ हमें यह भी पता है कि प्रेशर जो होती है ये भी एक प्रकार की अदिश राशि है। कौन सी अदिश? माने कि आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो इसके ऊपर जो एरो दिया गया ये भी गलत है। माने कि बचा क्या है? बताओ अभी बचा क्या है जी? आपका बचा है केवल एक ही फार्मूला बचा है, बस वो ऑप्शन नंबर ए बचा है। क्या बचा है? ऑप्शन डी। क्यों आएगा? डी क्यों आएगा? डी काहे बोल रहे हो? देखो ये फार्मूला लिखा गया है, पहली बात ये वेक्टर फॉर्म में लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसे हमेशा जो है ऐसा ही लिखा जाता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया ही होता है। और अगर आपको पूछा जाता है कि प्रेशर की इकाई क्या है, तो बताओ ये जो हमारा प्रेशर बराबर हमने फोर्स डिवाइड बाय एरिया लिखा है, इसकी एसआई यूनिट अगर पूछी जाती तो एसआई यूनिट क्या लिखोगे? आपका आंसर आना चाहिए कि सर इसे हम पास्कल में गिनेंगे। किसमें गिनेंगे? पास्कल में। और पास्कल बराबर क्या हो जाते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और उसी तरह से आपको याद रखना है, एक बार है, वो वाला बार की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, बार होता है, एक इकाई है, किसकी? प्रेशर की इकाई है। उसके बाद है एमएम ऑफ एचजी, है ना, ये भी इकाई है। उसके बाद टॉर, ये भी इसकी ही इकाई है। ये तीनों के तीनों इकाई जो बस अब आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ये तीनों इकाई आपके प्रेशर की ही रहेगी। डन है? चलो आगे बढ़ते हैं। और यहां पर एनसीईआरटी में एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है, बड़ा टॉपिक है। देखो क्या किया गया है, हमने क्या किए है जी, हमने काम किए है कि एक सिलेंडर के अंदर हमने पानी भर दिए, और पानी भरने के बाद जो यहां पर हमने अगर 3 छेद कर देते हो, यहां पे पूछा जाता है कि कहां पे प्रेशर ज्यादा रहेगा और कहां पे प्रेशर कम रहेगा। चलो बताओ, सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि कहां पे प्रेशर सबसे ज्यादा रहेगा। अगर मैं इन 3 छेदों की बात करता हूं, ए नाम का छेद, बी नाम का छेद और सी नाम का छेद। चलो बताओ, सभी लोग आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या करेगा? तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर सी नाम का जो बिंदु है इसके ऊपर प्रेशर सबसे ज्यादा रहेगा। क्या रहेगा? प्रेशर सबसे ज्यादा रहेगा। और ए नाम का जो बिंदु आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा? आपका मिनिमम रहेगा। तो फार्मूला प्रेशर का होता है रो जी इंटू एच होता है। क्या होता है? डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे। और एच का मतलब होता है यहाँ पे हम डेप्थ गिनेंगे, माने कि सतह से जो बिंदु सबसे अंदर रहेगा उसके ऊपर प्रेशर उतना ही ज्यादा रहेगा। कितने लोगों को पता है, सर ने आज के सेशन में जो है एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारे दुनिया में सबसे गहरा जो है गहराई वाला एरिया कौन सा है? चलो बताओ, जितने लोगों को पता है एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। दानिश सर ने अभी अभी इसी सेशन में कवर किया था, और आपको पता है अभी मैं सेशन देख रहा था, मुझे वो चीज याद हो गई है, सर का पढ़ाना ही वैसे है। चलो बताओ उस बिंदु का नाम क्या है? देखते हैं कितने लोग जो है उस कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बता देंगे, और कितना लोगों को ध्यान था कि सर ने वो पढ़ाया हुआ पॉइंट को। बहुत बढ़िया। कौन सा था? चलो बताओ। कोई चैलेंजर डीप बोल रहे हैं, कोई मरियाना बोल रहे हैं। तो मरियाना सही है मुझे लग रहा है। सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? ये मरियाना है। एक बात बताइए, सागर से इसकी गहराई कितनी है? कोई बता सकता है क्या? सागर से इसकी गहराई कितनी है? जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे।
देखते कितने लोगों को सच में पता है। चलो बताओ जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। इसकी गहराई पता है, लगभग लगभग जो है एज एन एवरेज में पकड़ रहा हूं 11,000, कितना जी, 11,000 से 12,000 किलोमीटर के बीच में है। 11,000 से 12,000 किलोमीटर के बीच में है। सही है क्या, मैं सही बोल रहा हूं? नहीं ना, तो याद रखिएगा वो 1000 नहीं है, वो 1000 नहीं, वो 11 से 12 किलोमीटर है। कितना है? 11 से 12 किलोमीटर, केवल 11 से 12 किलोमीटर। आज तक इंसान इसकी गहराई तक पहुंच नहीं पाया है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। आज तक इंसान इस मरिया ट्रेंच के गहराई तक कोई भी मशीन लेकर जाकर वापस नहीं आ पाया है। पता है क्यों? क्योंकि यहां पे प्रेशर इतना ज्यादा है कि इतने गहराई में भी अगर चले जाओ तो भाई साहब कोई भी यंत्र क्यों ना इस्तेमाल करो, प्रेशर आपको पूरा कचुंबर बना देगा। पर अगर मैं बात करूंगा कि समुंदर से अगर मैं ऊपर जाता हूं तो जैसे जितना ज्यादा ऊपर जाओगे प्रेशर उतना ही कम होते जाएगा, और जैसे ही ऊपर जाओगे बिना किसी सूट बूट के तो भाई साहब आप ब्लास्ट हो जाओगे। क्या हो जाओगे? ब्लास्ट हो जाओगे, याद रखेगा। और आपको जानकर हैरानी होगी, और अगर कोई भी खुद को अगर कमजोर समझ रहा है तो एक बात याद रखेगा कि कोई भी एक एवरेज इंसान की अगर मैं बात करूं तो इस एवरेज इंसान के ऊपर अगर प्रेशर के वजह से, किसके? वातावरणीय दबाव के वजह से, वातावरणीय दबाव के वजह से कितना बल लगाया जा रहा है, अगर ये आपको बोलूं तो आप बोलोगे सर लगभग लगभग जो है आपका 6 टन से भी ज्यादा भार जो है आपके केवल हवा का आपके शरीर के ऊपर है। माने कि एक इंसान जैसे जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद ही उसके शरीर के ऊपर लगभग एक हाथी से भी ज्यादा वजन होता है। समझ पा रहे हो इस बात को? तो इसीलिए जैसे जैसे आप गहराई में जाओगे प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो प्रेशर आपका पूरा कचुंबर बना देगा। डन है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसका भी जवाब दे देंगे सभी लोग। बताइए इसका आंसर क्या करो। देखो क्या बोला गया है, यदि 5 सेकंड में, कितने सेकंड में? यदि 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग 10 मात्रक है, यहां पे आपको समय दिया गया, मान के टी दिया गया है आपका, डेल्टा टी बोलूंगा, ये 5 सेकंड दिया गया है, ये dt बोलूंगा, ठीक है। और आपको दिया गया है संवेग तो बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे P2 आपको दिया है आपका 25 और P1 आपका दिया है आपका 10, और आपको पूछा गया है कि फोर्स कितना रहेगा। सर ये सवाल तो कभी हमने देखे ही नहीं, ना ही ऐसा कभी सवाल हमने सॉल्व किए। कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते, कोई बता सकता है? बहुत ही इजी है। पहला सवाल तो ये आता है कि सर यहां पे हम कौन सा फार्मूला लगाए। कितने लोगों को न्यूटन का दूसरा नियम पता है? एक बार हाथ खड़ा कर देंगे। जितने लोगों को न्यूटन का दूसरा नियम पता है वो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगर न्यूटन का दूसरा नियम आपको पता है तो न्यूटन ये बोलता है कि व्हाट इज फोर्स। फोर्स जो होता है इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। माने कि संवेग में जो परिवर्तन होता है वो समय के साथ अगर हमने ले लिए तो आपको क्या मिलता है? फोर्स मिलता है। यही फॉर्मूला हमने यहां पर लगाना है। संवेग में परिवर्तन कैसे निकालोगे? P2 माइनस P1 कर लो और ये T2 माइनस T1 कर लो, तो सीधा सीधा आपको P2 माइनस P1, P2 कितना दिया है? 25 दिए है, और P1 कितना दिए है? 10 दिए है भाई साहब। और समय का परिवर्तन जो है आपका 5 माइनस 0 कर लो, ये आ जाएगा आपका 15 डिवाइड बाय आपका 5 आ जाएगा। सीधा सीधा आंसर कितना आ रहा है आपका? 3 यूनिट्स आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी मेरा आ रहा है। और कुछ कुछ लोगों का 2 यूनिट आ रहा है, कैसे आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूं। 25 में से 10 गए 15 ही तो बचते हैं। 25 में से 10 गए 15 बचेंगे, और 5 में से 0 गया भाई साहब 5 ही तो बचेगा। और 15 डिवाइड बाय 5, इतना भी मैथ्स मेरा कमजोर नहीं है, ठीक है। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 15 आ जाएगा। तो सबका आंसर आ गया है। चलो बताओ, सभी लोग मुझे लिखेंगे ये यूनिट मतलब क्या है। देखते हैं कितने लोग आंसर के दे पाते। चलो बताओ ये यूनिट मतलब क्या है, इसकी इकाई क्या रहेगी। चलो बताओ इसकी इकाई क्या रहेगी। चलो बताओ, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हमने ये जो 3 निकाला है इसकी इकाई क्या रहेगी। देखते हैं कितने लोग जो है अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके इसका आंसर दे पाते। चलो बताओ, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। ये 3 का अब हमने क्या निकाले, पहले बात तो ये समझ लीजिए। हमने फोर्स निकाले माने कि हमने बल निकाले, और बल की इकाई क्या होती है जी? ये होती है हमने न्यूटन होती है। कितने लोगों ने सही उत्तर किया है?
सभी ने सही उत्तर किया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते जी, अगला सवाल देखते हैं। चलो बताओ इसका आंसर कर देंगे। यहाँ पे बोला गया माइका के बारे में, और मुझे लगता है कि माइके के बारे में हमने पहले भी पढ़े हैं। माइका एक प्रकार का ऐसी चीज है, एक प्रकार का नॉन मेटल होता है। ये माइका क्या करता है जी, माइका जो होता है भाई साहब, ये इट इज अ गुड कंडक्टर, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, माने कि ये ऊष्मा का सुचालक है। ये क्या है आपका, ऊष्मा का सुचालक होता है, सुचालक होता है। और यही माइका जो होता है भाई साहब, ये विद्युत का कुचालक होता है। ये क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। इस बात को आपको, कुचालक होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। और यही वो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से इसे कुकिंग यूटेंसिल, हमारे इलेक्ट्रिक इस्त्री में भी इस्तेमाल किया जाता है। मान के आपका आंसर क्या आएगा, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और याद रखिएगा माइका एक प्रकार का नॉन मेटल है। तो एक बात मुझे बताइए, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। अगर मैं अधातु की बात करूंगा, अगर मैं अधातु की बात करूंगा, तो अधातु, ठीक है, ये तरल रूप में मिलने वाला, मान कि लिक्विड फॉर्म में मिलने वाले उस अधातु का नाम सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। और उसी तरह से अधातु जो आपको सॉलिड, मान कि ठोस रूप में मिलते हैं, उसका नाम भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे। और उसी तरह से अगर मैं धातुओं की अगर मैं बात करूं, तो एकमात्र धातु जो आपको तरल रूप में मिलता है एट नॉर्मल टेम्परेचर, उसका भी नाम सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। जी बिल्कुल जी, सभी लोग जो है एक बार पूरे सेशन को लाइक कर देंगे। और जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको बता दो कि इसी तरह से मजेदार तरीके से और कंसेप्चुअल पढ़ना चाहते हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दोगे। और ऐसे भी आपको बताना चाहूंगा फिर से एक बार कि लगभग 75% का ऑफर चल रहा है आज के दिन, तो सभी लोग इसका भी अवसर बढ़िया है ना, अवसर भी बढ़िया है और दिन भी बहुत बढ़िया है। तो इस दिन के ऊपर एक अच्छी शुरुआत कर कर एक बड़े अवसर का फायदा लेकर अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप शुरू कर सकते हो अगर आप चाहो, ठीक है। तो इसका आंसर कर देंगे। अगर तरल पदार्थ की अगर मैं बात करता हूं तो कौन सा रहेगा, वो एकमात्र तरल पदार्थ जो है आपका ब्रोमीन है। क्या है, ब्रोमीन नाम का है। अगर मैं सॉलिड माने कि ठोस पदार्थ की बात करूंगा तो कार्बन, याद रखेगा, उसके बाद सल्फर, उसके बाद सल्फर, और अभी अभी हमने माइका के बारे में पढ़े, बराबर है। उसके बाद अगर धातु की बात करूंगा जो तरल पदार्थ में मिलता है, चलो बताओ इसका आंसर तो कोई भी गलत नहीं कर पाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका पारा, जिसे मैं मर्क्यूरी बोलता हूं। क्या बोलता हूं, मर्क्यूरी माने की पारा बोलते। चलो अगला सवाल आपके सामने, यूपी डेट क्लास 6 to 8 23 जनवरी 2022 को पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन बी है, कौन सा एसिड विटामिन बी है। तो बच्चों वाला सवाल है, दे पाओगे? आप तो वैसे भी शिक्षक बनने वाले हो, है ना, यूपी की भागदौड़ संभालने वाले हो। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे सभी लोग, क्या रहेगा, ऐसा कौन सा विटामिन है जो एसिड है वो विटामिन भी है। तो सीधी सी बात है, जो आपका एस्कॉर्बिक एसिड रहेगा। क्या रहेगा, एस्कॉर्बिक एसिड। सभी लोग उस विटामिन का नाम यहां पर लिख देंगे, उस विटामिन को कौन से नाम से पहचाना जाता है। अगर आपको फॉर्मिक एसिड के बारे में पता है, ये फॉर्मिक एसिड कहां पर मिलता है वो भी लिख दीजिएगा, और मैलिक एसिड कहां पर मिलता है वो भी सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। तो ऐसा विटामिन जो एस्कॉर्बिक, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि वो विटामिन सी है। कौन सा है, विटामिन सी। और विटामिन सी जो है भाई साहब, इसे इसे ठंडा विटामिन बोला जाता है, इसे ठंडा होता है, बाय नेचर ये ठंडा होता है। और इसीलिए यह भी सवाल पूछा गया है कि ऊष्मा के कारण यह नष्ट हो जाता है। ऊष्मा के कारण, ऊष्मा के कारण सबसे पहले नष्ट होने वाला या खत्म होने वाला कोई विटामिन अगर होगा तो आपका विटामिन सी है। और उसी तरह से विटामिन सी खट्टा होता है। कैसे होता है, खट्टा होता है। और इसीलिए आपको विटामिन सी जो है आपके दूध में नहीं मिलेगा। कहां पे नहीं मिलेगा, ये दूध में नहीं होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये ना ही दूध में आपको मिलेगा और ये ना ही आपको मांस में मिलेगा। कहां पे मिलेगा, ना ही ये मांस के अंदर मिलता है, क्योंकि विटामिन सी जो होता है एक प्रकार का पानी में घुलनशील वाला विटामिन है। कैसे होता है, ये पानी में घुलनशील होता है। और हमने पढ़े हैं कि जो विटामिन पानी में घुलनशील होता है वो सूसू के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। हमने पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, चलो बताओ, सभी ने पढ़े हैं कि पानी में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो अगर ज्यादा खा लिए तो सुसु के माध्यम से वो निकल जाएंगे। तो एक बात मुझे बताओ, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं कि अगर मैंने पानी में घुलनशील वाले विटामिन आपको पूछे, पानी में घुलनशील वाले विटामिन अगर मैंने आपके पूछे, ये पानी में घुलनशील जो विटामिन है उसके नाम लिख दो,
और उसी तरह से वसा में जो घुलनशील विटामिन है उनके भी नाम आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता देंगे। अगर मैं पानी में घुलनशील बोल रहा हूं उसे छोड़ दीजिए, पहले इसके ऊपर आते हैं। वसा की बात जब भी हो तो याद रखेगा, इसे हम कीड़ा इस वर्ड से याद रखेंगे। कौन से नाम से? कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ठीक है। वसा कौन खाता है भाई साहब? तेल में गिर गया कीड़ा। तेल में क्या गिर गया? कीड़ा। ठीक है। और वो उन चारों को छोड़कर बाकी जितने भी विटामिन है बचे कितने? दो ही बचे हैं, एक विटामिन बी और एक विटामिन सी, बी सी। ये कहां पर होते हैं? ये पानी में घुलनशील होते हैं। यहां तक डन है। और एक बात याद रखिएगा, ये वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं ये हमारे शरीर में संग्रहित किए जाते हैं। हमारे शरीर में संग्रहित किए जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे शरीर के लिए। बराबर है। और ये कहां पर संग्रहित किए जाते हैं? ये हमारे लीवर में संग्रहित किए जाते हैं। पर एक और बात याद रखना है कि पानी में घुलनशील एक विटामिन जिसका नाम है B12। किन किन लोगों को पता है कि B12 में भाई साहब कौन से प्रकार का मूल द्रव्य पाया जाता है? उस मूल द्रव्य का नाम जो है यहां पर सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। और ये B12 विटामिन भी हमारे लीवर में स्टोर माने कि संग्रहित किया जाता है। इस बात को भूलना नहीं है क्योंकि B12 विटामिन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का वहन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? ये आरबीसी के द्वारा किया जाता है। बराबर है। और आरबीसी के उत्पादन में B12 मदद करता है। ये क्या करता है? उसके उत्पादन में, किसके? आरबीसी के उत्पादन में B12 मदद करता है। और इसीलिए एक सवाल भी पूछा गया है कि अगर आपके शरीर में B12 की अगर कमी हो गई, B12 की कमी होगी तो उसके वजह से बस अब कौन सा रोग आपको हो जाएगा? चलो बताओ। जिनको जिनको पता है वो इशारों से ही समझ जाएंगे कि B12 की कमी का मतलब होता है आरबीसी की कमी। आरबीसी का कमी मतलब होता है आपका हीमोग्लोबिन की कमी। और इसकी अगर कमी हो गई तो बस अब आपको डिसीज हो जाएगा। इसे बोलेंगे हम एनीमिया। इसे क्या बोलेंगे? एनीमिया बोलेंगे। इसे आपको भूलना नहीं है। डन है? क्लियर है? चलो बहुत बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते। और ये कुछ विटामिन है जिनके नाम हमने यहां पर लिख के लगा है। याद रखेगा कि विटामिन ए के दो नाम होते हैं। कौन से होते हैं? दो नाम होते हैं। एक होता है आपका रेटिनॉल, एक होता है आपका रेटिनॉल और दूसरा होता है आपका कैरोटीन होता है। कौन सा होता है? कैरोटीन होता है। रेटिनॉल नाम का जो विटामिन ए होता है ये जनरली कहां पर मिलेगा? ये मिलता है आपको कहां पर मिलता है? ये आपके जनरली मांस में मिलता है। और कैरोटीन जो होता है ये जनरली आपके जो आपको वेजिटेरियन खाते हो भाई साहब, है ना, पत्तियां वत्तियां जो सब्जी वब्जी खाते हैं, फल वगैरह खाते हैं, उसमें हमने कैरोटीन मिलता है। विटामिन सी की बात अभी हमने की। और एक बात याद रखेगा कि विटामिन सी जो है वो कौन से खनिज के शोषण में, अवशोषण में मदद करता है? कोई बता सकता है इसका आंसर? ये बहुत ही रेयर क्वेश्चन है, शायद बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में। अगर आपको पता है तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, आप सभी को मान लूंगा मैं। चलो बताओ। जनरली बीपीएससी क्लास में मैंने ये बच्चों को याद ही करवा दिए हैं। ये जितने भी प्रकार के विटामिन है सभी के सभी बीपीएससी वाले बच्चों को याद हमने करवा दिए हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप वहां से भी बिलोंग करते हो तो आपको दिक्कत नहीं जानी चाहिए कि कौन से विटामिन के अवशोषण के लिए मदद करता है। तो याद रखेगा हमारे शरीर के अंदर जो आयरन माने कि जो लोहा होता है उस लोहे के तत्व को एब्जॉर्ब करने में यह मदद करता है। इसे आपको भूलना नहीं है। विटामिन डी, इसे कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। और ये हमारे शरीर के अंदर जो कैल्शियम होता है, क्या होता है? कैल्शियम होता है, इसके एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा। विटामिन ई, टोकोफेरॉल, विटामिन के ब्लड क्लॉट करने में मदद करता है। विटामिन B1 के कमी की वजह से भाई साहब बेरी बेरी नाम का डिसीज होता है। और उसी तरह से आपको याद रखना है कि बालों, एक बात मुझे बताओ, कितने लोग हैं भाई साहब जिनको बाल झड़ने की बीमारी हो गई है? भाई बाल तो इतने झड़ रहे कि भाई साहब ऐसा लग रहा है कि 2-3 महीने में ही टकले हो जाएंगे। चलो बताओ, गंजे हो जाएंगे। कितने लोगों को बाल झड़ने की बीमारी? एक बार हाथ खड़ा कर दिए। चलो बताओ, एक बार हाथ खड़ा कर दिए। जिनको भी बाल झड़ने की बीमारी है, अब मैं साइंस का टीचर हूं, हमें पता है, पर क्या करें भाई साहब, याद रखिएगा कि विटामिन B7 जो होता है जिसे हम बायोटिन के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से जानते हैं? बायोटिन के नाम से जानते हैं। ये बायोटिन को बालों का विटामिन बोला जाता है। किसे बोला जाता है? इसे बालों का विटामिन बोला जाता है। सर इसे याद कैसे रखें? सांप, बाल,
नागिन जैसे। समझ में आ रहा है? तेरे लंबे लंबे बाल नागिन जैसे ही तो बोलते हैं भाई साहब। जितने भी शायर हो गए उन्होंने हमेशा खूबसूरती की जब तारीफ की तो बालों को हमेशा नागिन ही बोला है, हमेशा नागिन जैसे बाल बोला है। सांप, ठीक है, सांप का मतलब होता है सात। सांप कैसे दिखता है? सात के जैसे तो नजर आ रहा है भाई साहब, सेवन के जैसे नजर आ रहा है। तो याद रख सकते हो भाई साहब, सांप, नागिन, B7। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। और उसके कमी के कारण हमने कल भी इसके बारे में पढ़ लिए हैं। चलो, और उसी के साथ मैं आप सभी को बताना चाहूंगा फिर से एक बार, 75% का मैक्सिमम ऑफर चल रहा है। ये फिर दोबारा नहीं आने वाला है। अगर आगे जाकर डिसीजन ले तो ये ऑफर 60% और 65 पे आ जाएगा। ठीक है, तो नुकसान नहीं होना चाहिए। बेस्ट डे है तो अभी के अभी जुड़ जाएंगे और अपनी तैयारी और मजबूत कर लेंगे 75% ऑफर के साथ, टीचिंग परीक्षा के साथ। चलो इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। हे जुल्फे गहरे नागिन जैसे, जी बिल्कुल जैनरन जी, क्या बात है। चलो इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। एंजाइम्स आर केमिकली, ये भी 2022 में पूछा गया, अच्छा 2022 या 2021 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, हमारे यूपीटेट में ही आया हुआ है। एंजाइम जो होते हैं वो केमिकली किससे बने होते हैं? तो याद रखिएगा, एंजाइम बनाने के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? प्रोटीन से बने होते हैं एंजाइम। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और एक बात याद रखिएगा कि हार्मोन जो होते हैं, ठीक है, और हार्मोन्स जो होते हैं, ये हार्मोन्स में भाई साहब ये प्रोटीन से भी बनते हैं, प्रोटीन से भी बनते हैं और ये लिपिड से भी बनाए जाते हैं। लिपिड का मतलब होता है वसा। इसमें स्पेसिफाइड लिखता हूं, वो कोलेस्टेरॉल बेस होते हैं। कैसे होते हैं? कोलेस्टेरॉल बेस होते हैं। और कोलेस्टेरॉल एक वसा का ही प्रकार है। और कोलेस्ट्रॉल से बनने वाले जो हार्मोन्स होते हैं इनको हम स्टीरॉइड बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? स्टीरॉइड हार्मोन बोलते हैं। आप कितने लोगों ने स्टीरॉइड हार्मोन का नाम सुने हैं कभी? आपने अक्सर देखा होगा कि ओलंपिक में कोई जो स्पोर्ट्समैन होता है वो स्टीरॉइड लेने की वजह से जो उसको 5 साल के लिए जो है भाई साहब बंदी कर दिए, 5 साल वो हिस्सा नहीं ले पाएगा। अक्सर आपने ये न्यूज में सुने होंगे। ये स्टीरॉइड एक्चुअली एक प्रकार के ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आपके शरीर में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं और आपके शरीर में ऊर्जा उत्पादन में ये मदद करते हैं। आपके अंदर भाई साहब एड्रेलिन नाम का हार्मोन बढ़ाते हैं। ठीक है, एड्रेलिन बढ़ाता है, बाकी भी हार्मोन बढ़ते हैं। उसकी वजह से आपके शरीर के अंदर जो है वो ऊर्जा बहुत ज्यादा पैदा हो जाती है। इसकी वजह से आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हो। पर अगर मैं नेचुरली अगर बात करूं तो हमारे नेचुरली शरीर के अंदर स्टीरॉइड जो है, स्टीरॉइड हार्मोन जो है जनरली हमारे सेक्स हार्मोन होते हैं। कौन से होते हैं? सेक्स हार्मोन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर मेल की बात करूंगा, ठीक है, अगर मैं फीमेल की बात करूंगा तो सभी लोग मुझे लिख के बताएंगे कि मेल सेक्स हार्मोन किसे बोला जाता है? ये बोला जाता है आपके टेस्टेस्टेरोन को बोला जाता है। टेस्टेस्टेरोन को बोला जाता है। और जो फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं एक तो होता है आपका इस्ट्रोजेन, कौन होता है? इस्ट्रोजेन होता है। और एक होता है आपका प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरॉन होता है। इस बात को आपको भूलना नहीं है। डन है? चलो ये आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के लिए, चलो बताओ इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा, है ना? चलो बताओ इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। मेरी जुल्फों से तो दिन, चलो बताओ आंसर करेंगे सभी लोग, जल्दी से बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम? पेट्रोलियम माने कि वो काला वाला पदार्थ है, काला वाला पदार्थ है जो जमीन से भाई साहब निकाला जाता है और इसको काला सोने के नाम से भी या ब्लैक गोल्ड के नाम से भी इसे पहचाना जाता है। और फिलहाल में इसकी जो डिमांड है इसकी वजह से ऐसे भी देश अभी अमीर बन चुके हैं भाई साहब जिनके पास ना ही खाने के लिए ना ही पीने के लिए पानी है। मैं सऊदी अरब जैसी, ईरान जैसे कंट्रीज की बात कर रहा हूं। और ये काला सोना से इतने सारे पदार्थ बन जाते क्योंकि फिलहाल में हमारी जो मॉडर्न दुनिया है उसकी सबसे ज्यादा जरूरत अगर कोई होगी वो ऊर्जा है। और ऊर्जा के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा, पैराफिन वैक्स हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सभी के सभी आपके पेट्रोलियम पदार्थ रहेंगे। कोक जो होता है ये कोई पेट्रोलियम पदार्थ नहीं है। क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये कोक, कोक का मतलब ठंडा, मतलब कोको कोला वाली बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, याद रखिएगा, कोक का मतलब होता है एक ऐसे कार्बन कार्बन का पदार्थ, कार्बन का पदार्थ जो जनरली जनरली वुड मानी जो लकड़ियां होती है, जो लकड़ियां होती है या जो कोल होता है, इनको ऑक्सीजन की कमी में जलाया जाता है। क्या किया जाता है? ऑक्सीजन के कमी में जलाया जाता है। उसके बाद
जो कार्बन युक्त पदार्थ आपको मिलता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, कोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोक बोलते हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि कोक के अंदर जो कार्बन के परसेंटेज होते हैं वो 80% से भी ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं, 80% से भी ज्यादा होते हैं। इसे आपको ध्यान में रखना है। डन है जी, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और यहां पर आप देख पा रहे होंगे, चलो एक सवाल पूछता हूं छोटा सा, सिंपल सा, सादा सिंपल सा, बताओ कि ये जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं ये कौन से प्रोसेस से अलग किए जाते हैं, उस प्रोसेस का नाम बता दीजिए, उस प्रक्रिया का नाम आप मुझे बताइए जिससे इसको अलग किया जाता है। क्योंकि पेट्रोलियम में बहुत सारे पदार्थ होते हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, डामर, जो डामर के रोड बनाए जाते हैं वो भी मिला जाता है, उसके बाद डामर की गोलियां होती है वो भी मिल जाती है, एरोप्लेन जो हमारा उड़ता है। चलो एक सवाल पूछता हूं, ठीक है, एरोप्लेन में कौन सा फ्यूल भरा जाता है, पेट्रोल भरा जाता है कि केरोसिन भरा जाता है, आप बता दोगे, ठीक है। और उसके बाद गैसोलीन, पेट्रोलियम गैस, माने कि जिसे मैं एलपीजी वगैरह बोलूंगा, ये सभी के सभी क्या रहेंगे, आपके पेट्रोलियम पदार्थ रहेंगे। और आपका आंसर इसका रहेगा, वो प्रोसेस का नाम क्या है, इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोला जाता है, हिंदी में इसे आंशिक आंशिक या आंशविकीकरण की प्रक्रिया बोली जाती है। डन है जी, क्लियर हो गया यहाँ पे, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और याद रखेगा कि एरोप्लेन में जो फ्यूल भरा जाता है ये कोई पेट्रोल या डीजल नहीं होता है, ये एक प्रकार का केरोसिन होता है। क्या होता है, केरोसिन, जिसे जेट फ्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेट फ्यूल के नाम से भी पहचाना जाता है। चलो अगला सवाल, इसका भी आंसर कर देंगे, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या करोगे। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट में आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित की जाती है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल जाएगा अगर क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ा है। देखो क्या बोला गया है, विच पार्ट ऑफ द आई इज ट्रांसप्लांटेड इन अ कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। अब कॉर्निया तो यहीं पे बोल दिए, तो आंसर क्या रहेगा आपका, कॉर्निया ही रहेगा। क्या रहेगा, कॉर्निया ही रहेगा, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कॉर्निया हमारे आंखों का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। अब यहां पर देख पा रहे हो एक पारदर्शी हिस्सा होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, और उसे बोलेंगे हम कॉर्निया। और ये सवाल भी पूछा गया है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो प्रकाश या लाइट होता है ये कहां पर आपका जो है इसका रिफ्रैक्शन होता है, कहां पर इसका रिफ्रैक्शन होता है। तो आपका आंसर रहेगा कॉर्निया, आपका आंसर क्या रहेगा, कॉर्निया। डन है, यहां तक क्लियर है। और एक बात आपको पूछना चाहूंगा कि हमारे आंखों में ये जो लेंस आपको नजर आ रहा है वो लेंस कौन सा है, चलो बताओ, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे उस लेंस का नाम क्या है जी। इसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, इसे क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे, माने कि बोलेंगे हम उत्तल लेंस के नाम से इसे पहचानेंगे, ठीक है। और उसी के साथ एक छोटा सा सवाल मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अगले सेशन में मैं वो क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं, मैं अगले सेशन में लेकर आऊंगा कि भाई साहब मिरर के वजह से और लेंस के वजह से किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, किस प्रकार की छाया बनती है, इसके ऊपर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके बाद फिर से एक बार एनिमल किंगडम को हम रिवाइज करेंगे, इसके बाद हम प्लांट किंगडम को रिवाइज करेंगे, इसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो हार्मोन्स होते हैं इनके बारे में, और उसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी हम क्वेश्चन अगले सेशन में देखने वाले हैं। तो आप सभी के लिए मेरा सवाल रहेगा, आप सभी लोग मुझे ये लिख के बताओगे कि हमारे ह्यूमन आंखों में, हमारी आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की विशेषता क्या रहेगी, इसकी विशेषता क्या रहेगी, ठीक है। तो इसी तरह से यह आपका आखिरी सवाल था। और आप सभी को फिर से एक बार बता दूं कि 75% का मैक्सिमम ऑफर आपको आज के दिन मिल रहा है, तो सभी लोग इसका जरूर फायदा उठाएंगे, अपनी तैयारी टीचिंग परीक्षा के साथ शुरू कर देंगे। और आखिर तक मैं आपको बताऊंगा, आपसे वादा रहा कि आखिर तक लेकर जाएंगे, जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक आपको आगे बढ़ता रहेंगे, आपकी रिवीजन चलती रहेगी, कोर्स हमारा चलता रहेगा, वैलिडिटी बढ़ती रहेगी, ठीक है जी। और उसके साथ एक और बात आपको ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंस डे आ गया है, तो सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर, सभी लोग जितने भी देश के बारे में उनके मन में कुछ सम्मान है अगर है तो सभी लोग लिख देंगे कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है जी। और कौन से नंबर का है ये भी जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कौन से नंबर का है, वो भी लिख दीजिएगा, ठीक है, अगर आपको पता है तो। साथ में ये होमवर्क रहा। तो इसी तरह से सेशन को हम यहीं पे खत्म करते, मिलते हैं अगले सेशन में, जहां पर दमदार तरीके से और मजेदार तरीके से ये जीके जीएस का क्लास हम ऐसे ही करते रहेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।